नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ईटी नाउ स्वदेश एसबीआई लाइव स्टूडियो में। और आप देख रहे हैं क्लोजिंग कॉल्स। मैं हूं विश्व मोहन और हमारे साथ नोएडा स्टूडियो से अभिषेक सतव्रतम भी मौजूद है। चलिए, लेकिन सबसे पहले आपको बता देते हैं कि अगले 1.5 घंटे तक आपके लिए शो में क्या कुछ खास रहने वाला है। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे 2:05 पे आपके लिए एफएनओ की पूरी स्ट्रेटजी, मार्केट का सेटअप कैसा दिख रहा है, क्या कुछ बाजार में हो रहा है, पूरी डिटेल्स आपके लिए लेकर आएंगे। 2:10 पे हमारे दिग्गज एक्सपर्ट्स आपको बताएंगे क्लोजिंग ट्रेड्स। अगले 1.5 घंटे में आपके लिए कमाई के बेहतरीन मौके 2:10 पे बताए जाएंगे आपको। ऑप्शंस का चैंपियन, ऑप्शंस के बेहतरीन ट्रेड आपके लिए लेकर आएंगे 2:40 पे। और 3 बजे आपके लिए मार्केट एट 3, जहां पे एक्शन वाले स्टॉक्स की लिस्ट बताएंगे। और 3:10 पे बीटीएसटी और एसटीबीटी कॉल्स आपके लिए होगा। और फिर 3:20 पे आपके लिए इवेंट्स हुआ, जहां पर बाजार बंद होने के बाद कौन कौन सी बड़ी खबरें आने वाली है जिसका असर बाजार पर दिख सकता है, वो उन खबरों की पूरी लिस्ट भी आपके पास होंगी। चलिए, लेकिन बाजार की चाल पर नजर डालें तो एक जबरदस्त तेजी। बैंक निफ्टी ने तो नया हाई बना ही दिया है और निफ्टी भी अब बहुत दूर नहीं है। 26,277 का जो हाई है उससे बहुत करीब 70 अंकों की दूरी रह गई है। 320 अंकों का उछाल, एक जबरदस्त रैली चल रही है बाजार में। और 3 दिनों की गिरावट के बाद इस तरह की जोरदार रैली देखने को मिल रही है। निफ्टी बैंक ने नया हाई लगाया है। बैंक निफ्टी का जो नया हाई आज लगा है वो आप स्क्रीन पर एक बार देख सकते हैं। 59,500 रुपए के ऊपर का नया हाई निफ्टी बैंक ने लगाया है। फिलहाल 700 अंकों की तेजी यहां पर निफ्टी बैंक में भी देखने को मिल रही है। अब कुछ सेक्टर की बात कर लेते हैं तो सरकारी बैंकों में जबरदस्त रफ्तार है। रिकॉर्ड ऊंचाई पर एसबीआई का स्टॉक पहुंच चुका है, 1000 रुपए के करीब है। क्यों इतनी तेजी है बताएंगे आपको शो में आगे। तो सरकारी बैंकों में सिर्फ एसबीआई नहीं, बाकी बैंक, कैनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा जैसे स्टॉक्स भी चल रहे हैं। इसके अलावा मेटल की चमक आज शुरुआती कारोबार से ही जबरदस्त है। ग्लोबल आउटलुक सुधर रहा है, इंडियन मार्केट में डिमांड काफी ज्यादा है। और मेटल सेक्टर में इंडेक्स देखिए करीब 2%। जेएसडब्ल्यू स्टील निफ्टी का टॉप गेनर है। इसके अलावा टाटा स्टील, हिंदुस्तान कॉपर, हिंदुस्तान जिंक, तमाम स्टॉक चल रहे हैं। निफ्टी रियलिटी यहां पर भी पिछले 2 दिनों से, कल और आज, निफ्टी रियलिटी में 5 दिनों की बिकवाली के बाद तेजी लौट आई है। ओबेरॉय, अनंत राज जैसे स्टॉक्स आज जबरदस्त तेजी दिखा रहे हैं। 2 से 3% की तेजी इन स्टॉक्स पर भी देखने को मिल रही है। तो एक जबरदस्त रफ्तार रियलिटी स्टॉक्स में भी आज के सत्र में देखने को मिल रही है। चलिए, लेकिन अब वो लिस्ट बता देते हैं कि ब्रॉडर मार्केट में क्या कुछ हो रहा है, कौन सी बजर्स है, कहां पर सबसे ज्यादा एक्शन है, उसकी लिस्ट आपके सामने रख देते हैं। सबसे पहले मेटल्स की बात करेंगे। जैसा बड़ी बातें में हम बता रहे थे कि मेटल स्टॉक में एक जबरदस्त तेजी है। जेएसडब्ल्यू स्टील, सेल, हिंदुस्तान कॉपर, टाटा स्टील जैसे स्टॉक्स 2 से 4% तक मजबूती के साथ काम कर रहे हैं। यूएस फेड से दरें घटने की उम्मीद है, इसका फायदा तो मिल ही रहा है। साथ ही चाइना और इंडिया जैसे बड़ी इकोनॉमी से डिमांड बढ़ने की उम्मीद से भी यहां पर सपोर्ट मिल रहा है। सरकारी बैंक्स, यहां पर भी अच्छी खरीदारी दिख रही है। पंजाब एंड सिंध बैंक, यूनियन बैंक, आईओबी, सेंट्रल बैंक और साथ ही एसबीआई नए हाई पर तो है ही। 1 साल की ऊंचाई वाले स्टॉक्स की लिस्ट अगर बात करें तो रिलायंस इंडस्ट्रीज 52 हफ्ते की ऊंचाई पर, लार्सन एंड टुब्रो और एक्सिस बैंक जैसे कुछ स्टॉक्स है जहां पर भी 1 साल की ऊंचाई पर ट्रेड हो रहा है। रिकॉर्ड ऊंचाई पर एमसीएक्स है। एमसीएक्स लगातार नया हम तो लगातार हाई यहां पे देख ही रहे। आज तो पहली बार 10,200 के भी पार निकल गया एमसीएक्स का स्टॉक और नया हाई है इस स्टॉक के लिए आज। इसके अलावा अच्छी लिस्टिंग के बाद एक्सेल सॉफ्ट टेक्नोलॉजी, बिजनेस मॉडल अच्छा था, साइज, आईपीओ साइज छोटा था, जबरदस्त रिस्पांस मिला। हालांकि अभी भी 8% की तेजी यहां पर दिख रही है। 120 इशू प्राइस था। नेल्को टाटा ग्रुप की कंपनी है। सैटेलाइट सर्विसेज का विस्तार करने के लिए डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम से मंजूरी मिल गई है और नेल्को में अच्छी तेजी है, 4% की मजबूती है। आखिरी स्टॉक डिस्काउंट पर ब्लॉक डील हुई है भारतीय एयरटेल, एकमात्र स्टॉक जो इंडेक्स में आज कमजोरी दिख रही है। 1.5% की गिरावट के साथ भारतीय एयरटेल है। तो पूरी लिस्ट हमने रख दी, बाजार की बड़ी बातें बता दी। अब चलते हैं अभिषेक के पास। अभिषेक आपको पूरा सेटअप बताएंगे कि किस तरह का दिख रहा है। अभिषेक बताइए, आज तो बैंक निफ्टी ने रिकॉर्ड बनाया ही है, क्या लग रहा है जो सेटअप दिख रहा है बाजार का? क्या निफ्टी भी नया हाई बना सकता है या कल तक का इंतजार करना पड़ सकता है? विश्वमोहन, तेजी देख के तो ऐसा लग रहा है कि नहीं आज के आज ही हाई बन जाएगा।
जबरदस्त तेजी। और खास बात विश्व में देखिए ये है कि जो पिछले 3 दिन में जो गिरावट हुई थी लगभग 300 पॉइंट के आसपास की, वो एक झटके में बाजार ने पूरी की पूरी भरपाई कर दी है। दूसरी चीज, आप एक बार एफएनओ वाले की आप लिस्ट देखिए, आपको बहुत मुश्किल 7 या 8 शेयर आपको कमजोरी वाले दिखाई देंगे। लगभग 225 शेयर हैं एफएनओ की सूची में, और उनमें से सिर्फ 7 या 8 शेयर कमजोर हैं, और 4-5 ऐसे शेयर ही हैं जहां पर 1% से ज्यादा की कमजोरी है, अदरवाइज तो और भी लिस्ट थोड़ी छोटी हो जाएगी। तो बाजार में मोमेंटम काफी स्ट्रांग है। रोलोवर्स जो हुए थे थोड़े से हमें कमजोर दिखाई दिए थे, लेकिन हुआ यह है कि जो वीक ट्रेडर थे कहीं ना कहीं वो बाजार से किनारे हो लिए हैं। दिसंबर हमने देखा है कोई एक साइड का ट्रेड हमें नहीं देखा दिसंबर सीरीज में, लेकिन शुरुआत ये काफी ज्यादा दमदार आज बाजार की हुई है, और चौतरफा बाइंग है। सारे के सारे सेक्टर आज चल रहे हैं। निफ्टी बैंक के अगर आप सभी 12 शेयर देखिए, सारे के सारे हरे निशान के साथ कारोबार कर रहे हैं। सेक्टर में चौतरफा मेटल, ऑयल एंड गैस, आईटी ये लीड कर रहे हैं। मेटल आईटी के पीछे ट्रिगर ये है कि अमेरिका में दरें घटने की उम्मीद है, और कुछ और ट्रिगर आ रहे हैं अमेरिका से जो कि हमारे भारतीय बाजारों को सपोर्ट कर रहे हैं। एक तो ये कि देखिए डॉलर इंडेक्स फिर से 100 के नीचे आ गया है। निश्चित तौर पर मेटल में जो तेजी है आप उसको एट्रीब्यूट कर सकते हैं। दूसरी चीज ये है कि जो वहां पर बॉन्ड यील्ड है वो लगातार सॉफ्ट हो रही है। 4% के आसपास आ गई है 10 ईयर की बॉन्ड यील्ड, और हमने देखा था कि 4.15% ये कुछ दिन पहले की रीडिंग थी। तो वहां से जो पैसे अगर फ्री होते हैं तो निश्चित तौर पर इमर्जिंग मार्केट में एक बढ़िया प्ले बन सकता है भारत का बाजार, और शायद ये हो रहा होगा। क्रूड सस्ता है, आप देख रहे हैं कि आप जैसा कि बता भी रहे थे कि नहीं, कुछ ऐसे एनालिस्ट भी हैं जो कह रहे हैं कि $30 तक भी कच्चा तेल गिर सकता है। तो ग्लोबल फैक्टर हो या फिर लोकल फैक्टर, आज सारे के सारे भारतीय बाजारों में प्ले होते हुए आप देखेंगे, और यही वजह है कि जो स्मॉल कैप इंडेक्स थोड़ा पीछे छूट रहा था आज कैचअप की कोशिश हो रही है। लगातार दूसरे सत्र में तेजी है, 1% ऊपर आपको निफ्टी का स्मॉल कैप इंडेक्स भी दिखाई देगा। मिड कैप में भी उतनी ही तेजी नजर आ रही है, और ग्लोबली अगर आप नेस्डेक फ्यूचर, डाउ फ्यूचर को देखेंगे तो 100 अंकों की तेजी है। यूरोप में जो शुरुआत हुई है वो काफी दमदार हुई है। तो निफ्टी के लिए स्ट्रेटजी ये है, हम पहले भी कह रहे थे कि देखिए शॉर्ट मत कीजिए, भूल के भी शॉर्ट मत कीजिए, क्योंकि ये शॉर्ट का बाजार नहीं है, और जो भी गिरावट आ रही है आपके लिए अपॉर्चुनिटी बनेगी। एक बढ़िया अपॉर्चुनिटी ये बनी थी 3 दिनों की गिरावट, और ट्रेडर्स ने आज उसको बिल्कुल जम के हाथ में लिया उसको। और अब मेरा मानना है कि बचे सत्र के लिए जो 26,000 का जो लेवल है ना, एक बढ़िया सपोर्ट आपके लिए बन जाएगा। रेजिस्टेंस का जो लेवल है वो 26,200 ये विश्वन 26,200 थोड़ा सा ना समय बिताएगा इंडेक्स मुझे लगता है। और अगर मान लीजिए अगर क्लोजिंग बेसिस पर अगर 26,200 को पार कर लेता है निफ्टी, तो उसके बाद कोई ये बड़ा हर्डल 26,500 तक दिखाई नहीं दे रहा है। गिरावट पर खरीदारी कीजिए निफ्टी में, शॉर्ट करने में काफी ज्यादा जोखिम है। निफ्टी बैंक निफ्टी के मुकाबले कहीं ज्यादा तेज रफ्तार रही थी, और आज हम देख रहे हैं कि जो बड़े दिग्गज बैंक हैं एसबीआई, एचडीएफसी बैंक और इसके अलावा आईसीसी बैंक, ये तीनों में अच्छी बाइंग हो रही है। बाकी बैंक्स भी सपोर्ट करने काम कर रहे हैं, और अब आरबीआई की क्रेडिट पॉलिसी पर नजरें होंगी। उम्मीदें बिल्डअप हो रही हैं, क्योंकि आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा का बयान भी आ गया है कि आप दरों में कटौती को खारिज कर नहीं सकते हैं। तो देखते हैं कि 5 दिसंबर की पॉलिसी में क्या होता है, लेकिन उम्मीदें के चलते ही हमने निफ्टी बैंक में एक रिन्यूड इंटरेस्ट देखा है। अब बचे सत्र के लिए मेरा मानना है कि 59,000 पर मजबूत सपोर्ट है। 59,500 पर हो सकता है कि थोड़ा सा समय बिताए, अदरवाइज 60,000 के लेवल तक कोई बाधा, कोई रोड़ा निफ्टी बैंक के लिए दिखाई नहीं दे रहा है। बाय ऑन डिप्स इसमें भी कीजिए। अगर 59,000 के आसपास अगर आपको मिल जाता है निफ्टी बैंक तो अच्छी बात है, आपकी किस्मत। अदरवाइज तो लग नहीं रहा कि ये तेजी थमने के कोई हाल फिलहाल कोई रीजन नजर आए। स्टॉप लॉस अगर तेजी की पोजीशन है तो स्टॉप लॉस आप ऊपर करते रहिए। शॉर्ट इसमें भी भूल के मत कीजिए, मोमेंटम बहुत ज्यादा स्ट्रांग, और आज का सत्र थोड़ा एक्स्ट्राऑर्डिनरी लग रहा है। हल्के ओपन इंटरेस्ट के साथ शुरुआत हुई थी, और हम देख रहे हैं कि नए ट्रेडर्स भी आज के बाजार की तेजी में एक्टिव होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो बाय ऑन डिप्स का बाजार है, 26,500 अब नेक्स्ट टारगेट होगा, और आप 60,000 की तैयारी निफ्टी बैंक में करके रखिए। चलिए अपने एक्सपर्ट्स को जोड़ते हैं और समझते हैं कि बाजार में आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए। हमारे साथ 2 दिग्गज मेहमान जुड़ गए हैं। गौरव शर्मा हैं ग्लोब कैपिटल के, इन्वेस्ट फॉर रेडियो से आदित्य अग्रवाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। आदित्य जी, गौरव जी, आप दोनों का बहुत शुक्रिया, स्वागत है 18 स्वदेश पर। आदित्य जी, शुरुआत आपसे करना चाहेंगे। एक बढ़िया मोमेंटम 25,800 की पुट में हम देख रहे हैं कि काफी ज्यादा राइटिंग है, ऊपर के दायरे खुलते जा रहे हैं। आप जरा बताएंगे कि बाजार में अब यहां से क्या व्यू रखना चाहिए? तेजी सस्टेन करेगी, इसकी संभावना आप कितनी देख रहे हैं, और नई तेजी अब जो करने की सोच रहे हैं उनको आप कैसे गाइड करेंगे?
गुड आफ्टरनून अभिषेक जी, शो पे बुलाने के लिए शुक्रिया। बिल्कुल बहुत ही बेहतरीन तेज़ी हमें आज देखने मिल रही है मार्केट्स में, स्पेशली 3 दिन के गिरावट के बाद जो हमें आज अपमूव मार्केट्स में देखने मिल रहा है काफ़ी एनकरेजिंग है। और अगर ये तेज़ी को बिल्डअप करना था तो ऐसा एक झटका या फिर ऐसा एक सडन अपमूव आना बहुत ज़रूरी था इक्विटी हमारे मार्केट्स में। नहीं तो फिर ये कहीं ना कहीं जो तेज़ी हम इतने दिनों तक बिल्डअप कर रहे थे वो फिजल आउट हो जाती। हैविंग सेड दैट, अभी भी मुझे लग रहा है ऊपर के लेवल्स पे थोड़ी बहुत सतर्कता रहनी चाहिए। 26,250 के आसपास एक थोड़ा रेजिस्टेंस है यहाँ पे मार्केट्स में, तो वो उसको थोड़ा मॉनिटर करें। 26,200 से लेके 26,250 के बीच में हो सकता है मार्केट्स में वापस एक बार थोड़ी बहुत सेलिंग प्रेशर देखने हमें मिल सकती है। तो अभी भी मैं मेंटेन करूंगा कि रेंज में मार्केट ट्रेड करना चाहिए। 25,900 नीचे और 26,200 250 ऊपर, ये हर्डल है, ये रेजिस्टेंसेस है। अगर ये रेजिस्टेंसेस को निकाल के एक से ट्रेडिंग सेशन अगर क्लोज करता है तो फिर मेरा मानना है कि ये जो मूव है और जो थोड़ा बहुत भी कंसर्न है वो हट जाएगा और मार्केट से एक बार 26,500 से लेके 26,700 के लेवल्स को टेस्ट करेगा। इंटरेस्टिंग ये है कि विक्स में हमने इनिशियल स्पाइक देखा था और अब धीरे धीरे कूल ऑफ हो रहा है, तो थोड़ा नज़र ट्रेडर्स को एक बार विक्स पे भी रखना चाहिए। अगर वहाँ पे वापस से हमें कोई स्पाइक देखने मिलती है तो फिर हो सकता है मार्केट्स में वॉलेटिलिटी वापस रिटर्न करे। और जैसा कि हम जानते हैं दिसंबर मंथ यूजुअली थिन रहता है ट्रेडिंग्स के लिए, एफआईज एब्सेंट रहते हैं मार्केट्स में, तो थोड़ी वॉलेटिलिटी मार्केट में बढ़ जाती है। तो कैरिड अवे ना हो, जैसे कि 3 दिन की गिरावट से आप बहुत ज़्यादा आपको निराशा नहीं होनी चाहिए थी। आज के मूव से मैं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा कैरिड अवे ना हो जाए, लेवल्स को मॉनिटर करें। 26,200 250 ऊपर में रेजिस्टेंस है, अगर उसके ऊपर निकलता है तो तेज़ी बरकरार रहेगी 26,500 700 के लेवल्स के लिए। ओके ली, तो बाजार के लिए रास्ता अभी भी खुला है, लेकिन बहुत ज़्यादा हेवी पोजीशन के साथ ना रहे, ये सलाह भी आदित्य जी दे रहे हैं। 26,200 के आसपास बाजार टिक सकता है, जैसे ही अब से की भी रीडिंग थी, और आदित्य भी वही कह रहे हैं। उसके बाद 26,250, अगर उसके ऊपर निकलता है तो 26,500 26,700 तक के भी रास्ते खुल सकते हैं। चलिए, लेकिन अब वक्त हो चुका है क्लोजिंग ट्रेड्स का। गौरव जी, आपसे शुरुआत करेंगे क्लोजिंग ट्रेड्स की। आप बताइए आज आपकी तरफ से क्या पिक है? गुड आफ्टरनून विष्णु जी, गुड आफ्टरनून अभिषेक जी, आदित्य जी, एंड टू ऑल द व्यूअर्स। बहुत ही शानदार दिन रहा है सो फार। बाय के ट्रेड्स हैं दोनों के दोनों, गोइंग विद द ट्रेंड, नो डाउट अबाउट इट। सीमेंस का शेयर आज मुझे काफी अच्छा लग रहा है। एक लंबे अरसे के बाद इस शेयर के अंदर तेजी बनी है। बहुत ही शानदार 4.5% का मूव इस स्टॉक में आज के सत्र में आ चुका है। 3,320 के लेवल के अराउंड ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे बाई की सलाह रहेगी करंट लेवल्स पे। 3,150 का स्टॉप लॉस और 3,600 तक के टारगेट्स की मैं उम्मीद कर रहा हूँ आने वाले कुछ दिनों में। जो दूसरा स्टॉक मैंने चुना है वो मेरे पसंदीदा एनबीएफसी स्पेस का है, एमएफएसएल। 1730 के अराउंड ये ट्रेड कर रहा है। एक अच्छा कुछ दिन कंसोलिडेट करने के बाद हायर लेवल्स पे आज ब्रेकआउट सा दिया है। लगभग 2% की तेजी है इस शेयर में। 1730 के अराउंड ट्रेड कर रहा है। 1700 का स्टॉप लॉस लगा के 1820 के टारगेट्स एक्सपेक्ट किए जा सकते हैं आने वाले 2 से 3 ट्रेडिंग सेशन में। स्टॉक में भी दोनों ही शेयर्स में बाय की सलाह है। बाजार का मूड माहौल काफी शानदार दिख रहा है। तो मैक्स फाइनेंशियल भी और साथ ही सीमेंस भी, दोनों आपको लग रहा है कि यहाँ से तेजी एक्सटेंड होगी? दोनों में बाई की कॉल आपकी तरफ से दी गई है। मैक्स फाइनेंशियल के लिए 1820 का टारगेट है, 1700 का स्टॉप लॉस है, और साथ ही सीमेंस भी आपको खरीदना है, ये सलाह गौरव जी की तरफ से दी गई है। आदित्य बताइए, आपके क्लोजिंग ट्रेड्स क्या हैं आज? मेरे भी 2 बाय रिकमेंडेशंस है विश्व मोहन जी, गुड आफ्टरनून। पहला स्टॉक है एचडीएफसी लाइफ का। हम देख रहे हैं एचडीएफसी लाइफ स्टॉक ने बेहतरीन ब्रेकआउट दिखाया है और ये पूरा खेमा ही बहुत दिनों से अच्छा परफॉर्म कर रहा है इंश्योरेंस का। भले जनरल इंश्योरेंस हो, लाइफ इंश्योरेंस, और एचडीएफसी लाइफ ने आज फाइनली ब्रेकआउट दिखाया है अपने डाउन स्लोपिंग ट्रेंड लाइन से। तो मेरा मानना है ये अपमूव कंटिन्यू होना चाहिए। अच्छे वॉल्यूम्स पे बाइंग है। 820 का यहाँ पे लक्ष्य लगाना है, 765 रुपए का स्टॉप लॉस लगाना है। मेरा जो दूसरा स्टॉक है वो सीमेंस का ही है। तो सेम टारगेट भी मेरे सिमिलर है। 3600 के टारगेट है यहाँ पे सीमेंस में और 3200 का यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना है। ओवरऑल सीमेंस का चार्ट स्ट्रक्चर अगर आप देखें तो बहुत ही बेहतरीन है और एक फ्रेश ब्रेकआउट आने के लिए रेडी है बहुत लंबे कंसोलिडेशन से। तो ये ट्रेड मेरे ख्याल से मिस नहीं करना चाहिए और आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी एक अच्छा गेन्स बनाने के लिए सीमेंस के शेयर पे। ठीक है, सीमेंस को लेकर हमारे सारे के सारे एक्सपर्ट्स बुलिश हो रहे हैं। 3600 की टारगेट है और आज सुबह 11:30 बजे भी हम शो कर रहे थे ना, तो सीमेंस का जो शेयर था
वो पूरी सीरीज के लिए भी सुझाया गया था। और हम देख रहे हैं कि आदित्य की तरफ से इस पर वैवाहिक राय है, गौरव जी की तरफ से भी इस पर 3600 रुपये के टारगेट आ रहे हैं। टारगेट भी सेम हो गए, स्टॉक तो खैर सेम है ही। गौरव जी लगे हाथ ये भी बता लीजिए कि क्या ये पूरे दिसंबर सीरीज में रखें, 10% और जोड़ लेगा, 4000 के भाव हम देखेंगे? एक बार पहले 3600 का भाव देख लेते हैं अभिषेक जी, फिर आई थिंक एक बार रिविजिट करेंगे इसको 3600 के भाव के अराउंड। फॉर्मेशन बहुत स्ट्रांग है, जिन एनालिस्ट ने भी आगे 4000 का भाव दिया है, पॉसिबिलिटी है इसमें, मैं निगलेक्ट नहीं करता इसको, क्योंकि एक लंबे कंसोलिडेशन के बाद चल रहा है। इट इज अ वेरी क्वालिटी कंपनी और नतीजे भी ठीक ठाक ही परफॉर्म करते आए हैं। तो अब जब निकलेगा तो एक अच्छी तेजी बना सकता है। 3600 के बाद 3800 और उसके बाद फिर हम 4000 की तरफ भी देख सकते हैं। तो फिलहाल के लिए 3600 एंड देन 3800 अभी मैं देख पा रहा हूं यहाँ पे। ठीक है, 3600 पहले आ जाने दीजिए, सही बात है, पहले वही आएगा, उसके बाद हम आगे की बात करेंगे। गौरव जी तो हमारे साथ जुड़ ही जाएंगे, हम रिक्वेस्ट कर लेंगे गौरव जी जुड़ जाइए, बताइए फिर से क्या करना है शेयर में, इसको नोट करके रख लेते हैं सीमेंस को। बाजार की जब तेजी आती है ना, तो ऐसे बहुत सारे शेयर्स होते हैं जो थोड़े सो रहे होते हैं, साइडवेज होते हैं, वो जग जाते हैं। उनमें से एक शेयर है जियो फाइनेंस का, निफ्टी का पार्ट भी है और ठीक ठाक इसका मार्केट कैप भी है, मतलब 2 लाख करोड़ रुपए के आसपास का। जियो फाइनेंस फिर से 300 रुपए के ऊपर जाकर अब तेजी की चाल दिखा रहा है, लेकिन क्या ये तेजी सस्टेन कर पाएगी? आदित्य जी क्या व्यू है आपका, यहां से फ्रेश बाइंग करनी है? बिल्कुल करनी चाहिए अभिषेक जी। इनफैक्ट सिर्फ जियो फाइनेंस नहीं, इसके साथ मैं रिलायंस की भी चर्चा करना चाहूँगा। पहले जियो फाइनेंस की कर लेते हैं, उसके बाद हम रिलायंस की चर्चा करेंगे। सेटअप बहुत ही बेहतरीन है, कंसोलिडेशन हो रहा है, जैसा कि आपने कहा काफ़ी दिनों से चला नहीं है और आज अचानक एक अप मूव देखने मिल रहा है हमें स्टॉक में। ऊपर के लेवल्स की अगर हम चर्चा करें तो 320 का एक पड़ाव है, अगर 320 को निकाल के सस्टेन करता है स्टॉक तो एक बार 340 के लेवल्स भी हमें देखने मिल सकते हैं। बट ओवरऑल रिस्क टू रिवार्ड के लिहाज से मुझे लग रहा है कि स्टॉक में खरीदारी करनी चाहिए। 295 रुपए का स्टॉप लॉस लगाना चाहिए यहाँ पे, और हमको 320 340 के 2 लेवल्स देखने मिल सकते हैं जियो फाइनेंस में। और जिस हिसाब से हम देख रहे हैं, ये पूरा एनबीएफसी का स्पेस बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। जियो फाइनेंस भी आने वाले दिनों में आपको एक बहुत बेहतरीन चाल दिखाता हुआ नजर आएगा। अब अगर हम इसके पेरेंट कंपनी की बात कर ले, रिलायंस इंडस्ट्रीज, जो कि बहुत ही दिग्गज कंपनी है, और बहुत टाइम बाद हम देख रहे हैं स्टॉक ने एक अच्छा खासा एक अपमूव दिखाया है और मार्केट वॉलिटिलिटी को सस्टेन किया है और उसके नेगेट करते हुए मार्केट को हायर हाइज हायर लोज बनाते हुए आ रहा है। मेरा मानना है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज में आपको बिल्कुल पोजीशन बना के रखनी चाहिए, पोजिशनल ट्रेड ले इसमें, और इसका जो प्रीवियस हाई था आपको आने वाले दिनों में वो क्रॉस करता हुआ नजर आएगा, जो कि 1608 1610 का है, और आपको यहाँ पे 1750 के लेवल्स के लिए खरीदारी करनी है रिलायंस इंडस्ट्रीज। तो ये एक स्टॉक है, मुझे लग रहा है निफ्टी 50 में अगर निफ्टी को यहाँ से नए हाइस पे जाना है और 26,500 या 27,000 के लेवल्स को टेस्ट करना है, तो रिलायंस इंडस्ट्रीज का एक उसमें बहुत ही बेहतरीन और दमदार योगदान होगा। नहीं बिल्कुल, रिलायंस तेजी के घोड़े पर सवार है। इस साल को देखेंगे तो करीब करीब 28-29% की तेजी रिलायंस के शेयर में हो गई है। और फैक्टर्स जो हैं, देखिए मल्टीपल फैक्टर्स हैं हर सेगमेंट रिलायंस का, चाहे वो पेट्रोकेम वाला हो, O2C हो, रिटेल हो, टेलीकॉम हो, सारे वर्टिकल अच्छे कर रहे हैं। और जो बैटरी स्टोरेज को लेकर जो आगे प्लान्स हैं वो भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं रिलायंस की तेजी में। 1500 रुपए के आसपास अब बढ़िया वाला सपोर्ट हो गया है, रिलायंस के शेयर में भी आप तेजी कर सकते हैं। ये व्यू है। लेकिन चलिए छोटे से ब्रेक का वक्त हो गया है, ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो आज तो बहुत सारे शेयर हैं चर्चा करने के लिए, और बहुत सारे शेयर ऐसे भी होंगे जो आपके पोर्टफोलियो में ऑलरेडी होंगे। आपको करना क्या है, ये राय छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं क्लोजिंग कॉल। बाजार में जबरदस्त रफ्तार है, 26,200 के करीब निफ्टी टिका हुआ है, 300 अंकों से ज्यादा की मजबूती, और निफ्टी बैंक रिकॉर्ड के करीब 59,500 रुपए के 59,500 के ऊपर। लेकिन आज जो गेनर्स की लिस्ट में सबसे ज्यादा मेटल्स दिख रहा है, शुरुआती कारोबार से यहाँ जबरदस्त रफ्तार है। JSW स्टील देखिए, टाटा स्टील देखिए, हिंदुस्तान कॉपर देखिए, जबरदस्त तेजी यहाँ पर दिख रही है। अभिषेक, आपने देखा होगा मेटल्स की चाल, जबरदस्त चमक यहाँ पे बढ़ती जा रही है। कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो मेटल्स को इतना ड्राइव कर रहे हैं और क्या चाल लग रही है? आपने कुछ रिसर्च निकाला है क्या?
शोन, आप तो ज़्यादा ट्राई करते हैं, मेटल मेटल को ज़्यादा बेहतर आप बता पाएंगे, लेकिन ये ज़रूर है कि देखिए एक तो उम्मीदें जिस तरह से बढ़ रही हैं यूएस फेड के रेट कट को लेकर, जो पॉलिसी आएगी 10 दिसंबर को, सीएमए फेड वॉच टूल के हिसाब से जो दरें घटने की जो संभावना है वो हो गई है 85%। तो ये निश्चित तौर पर मेटल के लिए और मतलब इंक्लूडिंग सिक्लिकल सबके लिए पॉजिटिव होता है। दरों का घटना थोड़ा सा फिर सस्ता हो जाता है परचेज। दूसरी चीज़ ये है कि डॉलर इंडेक्स हम देखने की कमज़ोर हो रहा है और डॉलर इंडेक्स 4 दिन के बाद 100 के नीचे आया है। अब डॉलर इंडेक्स डॉलर अगर कमज़ोर होता है तो मेटल जैसी जो ग्लोबल कमोडिटीज़ हैं उनको बाय करना बायर्स के लिए थोड़ी सी आसानी हो जाती है ग्लोबली। अब हम देख रहे हैं कि मेटल इंडेक्स जो है ऑल टाइम हाई से सिर्फ 5% की दूरी पर है और अप्रैल के निचले स्तर से हम देख रहे हैं कि इंडेक्स में करीब करीब 33% की शानदार तेजी हो गई है। अगर हम साल भर की बात करें 15% की तेजी, 6 महीने में 10%, और अगर आप लंबी अवधि में देखेंगे यानी कि अगर 5 साल में देखेंगे तो 250% के रिटर्न मेटल इंडेक्स ने जनरेट करके दिए हैं। अगर हम मेटल शेयरों की अगर हम हाल फिलहाल की चाल की बात करें तो आप देखेंगे कि अगस्त में 1.5% इंडेक्स गिरा था, लेकिन सितंबर में करीब करीब 10% की तेजी, अक्टूबर में करीब 6% की तेजी। हालांकि नवंबर में अब तक 3.5% आपको इंडेक्स नीचे दिखाई देगा और उसकी वजह यह है कि सरकार ने कुछ क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर्स को लेकर राहत दी थी, तो उससे थोड़ा सस्ते इंपोर्ट का रास्ता खुल जाता है, जो कि मेटल के लिए, भारतीय कंपनीज के लिए नेगेटिव होता है। तो उसके चलते इस महीने में हम गिरावट देख रहे थे, लेकिन स्टीम लौट आई है। आप देखेंगे कि इस साल में जो मेटल शेयरों की चाल रही है वो आप 15 से लेकर 35% के आसपास तक की तेजी देखेंगे, जिसमें कि हिंडाल्को, टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील, वेदांता, सेल, हिंद कॉपर जैसे शेयर ये शामिल हैं। महीने भर में थोड़े से आपको लैकलशर परफॉर्मेंस दिखेगा, थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग भी आ गई और ये क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर वाला जो मसला था इसके चलते भी हमने थोड़ी बिकवाली देखी। लेकिन आगे कई सारे ट्रिगर्स हैं, आप उन ट्रिगर्स पर नजर रखिए चलिए। एक तो चीज ये है कि चाइना में प्रॉपर्टी सेक्टर के लिए स्टिमुलस की बातचीत चल रही है। तो अगर स्टिमुलस अगर मिलता है, क्योंकि सरकार कोशिश कर रही है, मतलब एक आपको मैं डेटा बताता हूं कि चाइना की जीडीपी में अगर आप प्रॉपर्टी सेक्टर को देखेंगे अकेले लगभग 40% तो होल्ड करता है। तो कितना इंपॉर्टेंट है आप इससे समझ सकते हैं। तो उसके लिए स्टिमुलस की बातचीत चल रही है, तो मेटल के लिए पॉजिटिव होगा। भारत में 12% की सेफगार्ड ड्यूटी है, हो सकता है कि सरकार इसको बढ़ा दे, अगेन ये पॉजिटिव होगा। अमेरिका में 50% की इंपोर्ट ड्यूटी है, जो टैरिफ है, अगर वो रिमूव होता है एडिशनल 25% और उसमें और कमी आती है तो ये, हालांकि हमारा बहुत ज्यादा एक्सपोजर नहीं है, बट फिर भी एक पॉजिटिव चीज ये जरूर होगी। साथ में चाइना में अगर मान लीजिए अगर उत्पादन में कटौती होती है, क्योंकि हमने देखा है प्रीवियसली भी कि मेटल के प्रोडक्शन में वहां पर कट किया गया है, तो उसका डायरेक्ट बेनिफिशियरी भारत है और यहाँ की जो मेटल कंपनीज हैं वो हैं। लेकिन एक चीज ये है कि मेटल में स्टील के प्राइसिंग को लेकर बातचीत हो रही है। अगर प्राइसिंग यहां से थोड़ी सी वीक होती है तो आप देखेंगे कि जो स्पेशली स्टील वाली जो कंपनीज हैं, टाटा स्टील, सेल वगैरह, इन पर इंपैक्ट आएगा। तो इन ट्रिगर्स का भी आप आगे ध्यान में रख के चलिए। लेकिन यह है कि लगातार दूसरे सत्र में अच्छी तेजी हो रही है और जो निराशा थी इस महीने की अब तक, उससे रिवाइवल की कोशिश हो रही है। आगे बड़ा ट्रिगर है यूएस फेड का रेट कट। जबरदस्त तेजी और दो बड़ी इकोनॉमी, दो बड़े कंज्यूमर देश जहां पर इस तरह के डेवलपमेंट हो रहे हैं, तो डेफिनेटली इसका फायदा मेटल सेक्टर को होगा ही। और साथ ही साथ यूएस में जिस तरह से दरों में कटौती की उम्मीद है, ये भी एक बड़ा सपोर्टिव फैक्टर है। लेकिन चलिए एक राय इस पर जरूर ले लेते हैं। एक राय आदि जी, मेटल सेक्टर से आपको क्या पसंद आ रहा है? इतनी तेजी तो आपने देख लिया, यहां से और कौन से स्टॉक्स होंगे मेटल्स के जो और अपनी रैली को एक्सटेंड कर सकते हैं? कन्विक्शन आपका कहां ज्यादा है? विश्वन जी, दो स्टॉक के साथ जाना चाहूंगा, बहुत ही बेहतरीन लग रहा है। पहला स्टॉक है वेदांता का। हमने देखा है कि स्टॉक ने एक अच्छा खासा मूव दिखाया था, उसके बाद थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग देखने मिली थी और 2 ट्रेडिंग सेशन से अच्छा मूव देखने मिल रहा है यहाँ पे। तो आने वाले दिनों में मुझे लग रहा है वेदांता का स्टॉक आपको 540 और 560 ये 2 टारगेट्स दिखा सकता है। ये 2 टारगेट्स के लिए खरीदारी करें, फ्रेश लेवल्स पे भी, करंट लेवल्स पे भी फ्रेश एंट्री ले सकते हैं। यहाँ पे 505 रुपए का स्टॉप लॉस लगाना है नीचे और 540 560 रुपए के टारगेट्स के लिए खरीदारी करें। सेकंड स्टॉक है JSL जिंदल स्टेनलेस। ये भी काफी बेहतरीन लग रहा है मुझे, करंट लेवल्स पे खरीदारी करनी चाहिए यहाँ पे भी। और आने वाले दिनों में आपको यहाँ पे एक शायद न्यू ऑल टाइम हाई देखने मिल सकता है। पहला टारगेट इसका रहेगा 825 पे, जो कि प्रीवियस पीक है, और उसको निकालेगा तो फिर 840 के लेवल्स हमें देखने मिल सकते हैं। तो JSL जो कि जिंदल स्टेनलेस है उसमें खरीदारी करनी है, और वेदांता, ये 2 स्टॉक्स मुझे अच्छे लग रहे हैं।
वेदांता 2 आपकी यहाँ पर टॉप पिक निकल कर आ रही है। एक और सेक्टर है जहाँ पर आज वापस से ध्यान जा रहा है, वो है आईटी सेक्टर। हालांकि कल थोड़ी मुनाफा वसूली दिख रही है, लेकिन अक्टूबर से देखिए यहाँ पर लगातार रिकवरी की कोशिश हो रही है। और आज भी देखिए कुछ दिग्गज नाम जिसमें विप्रो, टीसीएस, इन्फोसिस, टेक महिंद्रा सारे अच्छी तेजी के साथ कारोबार कर रहे हैं। 1 से 2% के आसपास की तेजी आज यहाँ दिख रही है। आईटी को लेकर गौरव जी आपकी राय क्या है? क्या यहाँ से इस सेक्टर से कुछ टॉप पिक आपकी तरफ से? विष्णु मोहन जी, आईटी एज अ कॉन्ट्रा बेट इस समय काफी अट्रैक्टिव लग रहा है। जिन स्तरों पे आईटी शेयर्स अभी मौजूद हैं वो काफी अट्रैक्टिव हैं। हम चाहे दिग्गज शेयरों की बात करें, उसमें हमें टीसीएस और टेकएम में काफी अच्छा लग रहा है। और मिड कैप स्टॉक्स में हमें कोफोर्ज, एम्फेसिस और परसिस्टेंट ये लंबी अवधि के लिए काफी अच्छे लग रहे हैं। एक और चीज शेयर करना चाहूंगा, अगर कोई निवेशक है और उसे पूरे आईटी पैक में करना है तो उन्हें आईटी 20 को भी कंसिडर कर सकते हैं निवेश के लिए। तो पूरे इंडेक्स का एक होलिस्टिक उन्हें कंबाइंड आउटलुक मिल जाएगा और उसमें बेनिफिट मिलेगा। दैट इज ऑल्सो अ गुड अट्रैक्टिव ऑप्शन फॉर लॉन्ग टर्म। ओके, तो ये आपकी तरफ से एम्फेसिस वगैरह भी आपको यहाँ पर पसंद आ रहे हैं। कुछ और स्टॉक्स की चर्चा कर लेते हैं जहाँ पर आज अच्छी तेजी दिख रही है। भारतीय एयरटेल पे एक राय ले लेते हैं। आदित्य, भारतीय एयरटेल, हालांकि खबर की वजह से ब्लॉक डील के बाद आज ये दबाव दिखा था क्योंकि डिस्काउंट पे ब्लॉक डील हुई थी। क्या ये मौका है क्या इसमें एंट्री का भारतीय एयरटेल में? जी, ये मौका है एंट्री लेने का। इनफैक्ट हर डिक्लाइन पे मुझे लग रहा है भारतीय एयरटेल पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहिए। ट्रेडिंग स्टॉक नहीं रहा है अब, ये आपके पोर्टफोलियो में ऐड करने जैसा स्टॉक रह गया। अगर आप देखेंगे इसको मंथ ऑन मंथ जिस हिसाब से स्टॉक अपमूव दिखाता है, हायर राइज हायर लोज दिखाता है, तो मेरा बिल्कुल मानना है कि ये जो थोड़ी बहुत प्रॉफिट टेकिंग देखने मिली हमें, उसमें बाइंग का मौका है। अगर नीचे ये 2100 वापस दिखाता है या 2050 के लेवल्स को भी टेस्ट करता है तो बिल्कुल खरीदारी करनी चाहिए इसमें। और आने वाले दिनों में इसको आपको 2300 से 2400 के लेवल्स भारतीय एयरटेल में देखने मिल सकते हैं। तो हर डिक्लाइन पे भारतीय एयरटेल मेरे ख्याल से एक अपॉर्चुनिटी है, आपको अपने पोर्टफोलियो में इसको बिल्कुल ऐड करना चाहिए। स्टॉक्स है, हर गिरावट में ऐड करें। आदि जी को लगता है 2300-2400 रुपए तक भी जा सकता है। मीडियम टर्म का नजरिया है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए, वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो कुछ और स्टॉक्स की चर्चा होंगे, फार्मा से लेकर बैंकिंग स्टॉक्स तक बात होगी। जल्द लौटते हैं। चलिए, क्लोजिंग कॉल्स में आपका स्वागत है ब्रेक के बाद। और अब कुछ लाइट खबरें भी देख लेते हैं। बाजार की तेजी तो बनी हुई है, 300 अंक मजबूत है, लेकिन एक खबर यह आ रही है कि साउथ अफ्रीका ने लगातार दूसरे टेस्ट में भी भारत को करारी शिकस्त दी है और भारत बुरी तरह से इस टेस्ट में भी परास्त होता हुआ नजर आया है। 408 रनों की करारी हार मिली है। अभिषेक बहुत क्लोजली ट्रैक करते हैं, सिर्फ T20 वनडे नहीं, टेस्ट मैच भी काफी गंभीरता से देखते हैं। अब अभिषेक बताइए क्या हुआ और क्यों इतनी करारी हार, क्यों, क्या हुआ साउथ इंडिया के साथ? विश्वमोहन, अगर आपको मैं पूछूं कि इस तरह की हार भारतीय टीम की आपको याद है, तो शायद आपको सच में याद नहीं होगी कि इस तरह बुरी तरह से भारतीय टीम कब हारी थी। मतलब ये तो अति हो गई। और आप देखिए, ये गजब का सरेंडर है। साउथ अफ्रीका की टीम आई, आपको हरा के 2-0 से चली गई। लास्ट ईयर जब न्यूजीलैंड ने हराया था 3-0 से, तो हमने सोचा था शायद ये वन ऑफ है, कुछ गड़बड़ियां होंगी, शायद उसको हम सुधार लेंगे, जीत जाएंगे। लेकिन ये चल क्या रहा समझ नहीं आ रहा है। आप फास्ट नहीं खेल पा रहे हैं, आप स्पिन नहीं खेल पा रहे हैं। जो अननोन नेम से, हार्मर को कौन जानता है, 9 विकेट ले गए टेस्ट में वो। तो मतलब गजब है। बॉलिंग भी आपसे कायदे से नहीं हो रही है। मार्को जानसन जैसा प्लेयर आके 90-95 रन बना के चला जा रहा है। तो ये हार थोड़ी सी ना विश्वमोहन चुभने वाली है। इसको लेकर ना इवैल्यूएट करना चाहिए। कई बार क्या होता है ना कि जब जीतने की खबरें आती हैं, हम कुछ इवेंट जीतते हैं तो खुशी में हम चर्चा करते हैं कि टीम इंडिया ने ये कर लिया, वो कर लिया। लेकिन इस हार का भी मंथन होना चाहिए और गौतम गंभीर से कड़े सवाल पूछे जाने चाहिए। और मेरा मानना है कि बीसीसीआई को एक्शन लेना चाहिए कि नहीं, ही इज नॉट द राइट पर्सन फॉर दिस जॉब, वो सही नहीं है। हालांकि गौतम गंभीर ने अपने डिफेंस में ये कहा है कि नहीं, ये वही टीम थी जिसने इंग्लैंड में जीती, जीना ये वही टीम नहीं थी। आप ये देखिए कि ओवर एक्सपेरिमेंटेशन हो रहा है। आप 2-2 विकेट कीपर एक साथ खिला रहे हो, ध्रुव जुरेल भी खेल रहे हैं, ऋषभ पंत भी खेल रहे हैं। आप बिट्स एंड पीसेस वाले जो प्लेयर हैं उनसे टेस्ट मैच नहीं जीते जाते हैं। आपको ना बिल्कुल
एक टेस्ट के टेम्परामेंट वाले प्लेयर चाहिए जो कि इस टीम में है नहीं, और वो साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। ये तीसरी बार ये क्लीन स्वीप हो रहा है भारत का, और ये बैक टू बैक 2 साल में ये ऐसा हम देख रहे हैं। तो ये हार वाली है, और एक भी क्राइटेरिया ऐसी नहीं रही जिसमें हम ये कह सकें कि नहीं ये टीम टेस्ट खेलने वाली है। आप रविंद्र जडेजा को छोड़ दीजिए, वो तो एस्टेब्लिश्ड प्लेयर हैं, उन्होंने बैट से बॉल से दोनों से इस मैच में कंट्रीब्यूट किया। अदरवाइज सारे के सारे फेल हैं, चाहे वो साई सुदर्शन हो, चाहे वो ध्रुव जुरेल हो, ऋषभ पंत एज ए कैप्टन पूरी तरह से फेल, नाकाम। एज ए बैट्समैन भी हमने फेलियर उनका देखा, और बॉलिंग की भी ज्यादा बात करनी नहीं चाहिए। बुमराह भी उस लय में नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो ये हार विश्वन बहुत चुभने वाली है। आपके पास सीजन प्लेयर ऑलरेडी अगर मौजूद है, जिनके पास अनुभव है, अगर वो भी टीम में उनको नहीं ले रहा और इतना एक्सपेरिमेंट हो रहा है। पहले टेस्ट तो जीते जीते रह गई थी टीम इंडिया, इतनी शर्मनाक हार हुई थी। चलिए देखते हैं आगे किस तरह के फैसले टीम को लेकर मैनेजमेंट की तरफ से किए जाते हैं। बीसीसीआई इस पे आगे क्या फैसले लेती है, इस पर आगे नजर रहेगी। पूरा अपडेट बताने के लिए शुक्रिया अभिषेक। चलिए बाजार पर वापस लौटते हैं। बाजार की तेजी तो बनी हुई है, कुछ सेक्टर्स पे बात करते हैं। बैंकिंग में आज पीएसयू बैंकों में काफ़ी अच्छी मजबूती है। एसबीआई को लेकर आपने कुछ रिपोर्ट भी बनाई थी अभिषेक, क्या एसबीआई एक जबरदस्त उछाल देखने को मिल रहा है, लगा नया हाई लगा है, 1000 के करीब पहुंच चुका है, क्या हुआ है एसबीआई में? ₹1 से रह गया आज का रिकॉर्ड है। एक बार जरा फिर से लेकर आइए एसबीआई का चार्ट, और 999 रुपए तक पहुंच गया। और क्या बढ़िया तेजी है एसबीआई की शेयर में। अगर आप देखेंगे तो एसबीआई अगस्त के एंड से अब तक करीब 25% के आसपास की तेजी हो चुकी है। और अगर आप ईयर टू डेट भी परफॉर्मेंस देखेंगे ना, तो 25% ही नेट आपको ये ऊपर दिखाई देगा। अगर हम इसके मार्केट कैप की बात करें तो मार्केट कैप इसका पहुंच गया है 9.25 लाख करोड़ रुपए पर। और जो भी लिस्टेड कंपनीज हैं देश में टॉप, उसमें 6ठे नंबर पर ये है। देखते हैं कि क्या एसबीआई आईसीसी बैंक को ओवरटेक करता है, क्योंकि आईसीसी बैंक का जो मार्केट कैप है वो है 9.8 लाख करोड़। लगातार 5वें साल में एसबीआई एक पॉजिटिव रिटर्न देने के लिए तैयार है। और हम देखें कि जो ब्रोकरेजेस भी हैं वो काफी ज्यादा बुलिश हैं एसबीआई को लेकर। एक्सिस डायरेक्ट की बाय की रेटिंग है 1135 रुपए के टारगेट के लिए। एसबीआई चला क्यों, ये भी इसके पीछे भी कुछ रीजन। एक तो देखिए कि खपत बढ़ाने को लेकर सरकार ने कई फैसले किए, इनकम टैक्स में राहत दी, उसके बाद जीएसटी का रेट रेशनलाइजेशन किया। अगर हम रेगुलेटर एसबीआई आरबीआई की तरफ से देखेंगे तो लगातार 3 पॉलिसी में 1% का रेट कट हुआ। तो ये तमाम चीजों से क्रेडिट डिमांड यह बढ़ रही है। और इसके चलते हम देख रहे हैं कि एसबीआई ने भी जो क्रेडिट ग्रोथ का जो अनुमान है 11 से 12% से बढ़ाकर कर दिया है उसको 12 से 14%। तो उसमें अपटिक लगातार हो रही है। यही नहीं, एसेट क्वालिटी एक समय ऐसा था कि जो सरकारी बैंकों के लिए बहुत बड़ा पेन पॉइंट हुआ करता था, लेकिन एनपीए क्लीजिंग काफी बड़े पैमाने पर हुई, और सभी बैंकों में हुई, सिर्फ एसबीआई में नहीं हुई। एसबीआई में भी हम देख रहे हैं कि जो एसेट क्वालिटी है वो लगातार सुधर रही है। और सितंबर तिमाही में नेट एनपीए 2.13% से गिरकर 1.73%, ग्रॉस एनपीए 0.53% से गिरकर रही है 0.42%। और लोन बुक में हमने देखा है करीब 12.5 पौने 13% के आसपास की जबरदस्त ग्रोथ, 44 लाख करोड़ रुपए के आसपास का ये आंकड़ा है। लेकिन सारे जो बैंक हैं आज क्यों चल रहे हैं, क्योंकि एक बड़ा ट्रिगर सामने खड़ा है और एक बड़ा बयान आया है आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा का। उन्होंने कहा कि जो अगली पॉलिसी है उसमें भी दरें घट सकती है। उन्होंने कहा कि गुंजाइश है, और उसमें इन्फ्लेशन बाधा नहीं बनेगा। इन्फ्लेशन तो ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि हिस्टोरिक लोज पर है। तो एक उम्मीद बढ़ गई है कि और रेट कट आएगा, और रेट कट आता है तो क्रेडिट डिमांड बढ़ेगी। क्रेडिट डिमांड अगर बढ़ती है तो फिर निश्चित तौर पर बैंकों का कारोबार बढ़ेगा। ये सीधा सीधा कोरिलेशन है। और दूसरी चीज है कि अभी भी तमाम ऐसे बैंक्स हैं जिनमें वैल्यूएशन का कंफर्ट है, क्योंकि नंबर्स इनके अच्छे आ रहे हैं। तो ये एक चीज आप ध्यान में रखिए। चलिए 5 दिसंबर को क्रेडिट पॉलिसी आने वाली है। मार्केट कैप में एचडीएफसी बैंक 15.5 लाख करोड़ रुपए, आईसीसी बैंक करीब 10 लाख करोड़ रुपए, एसबीआई 9.25 लाख करोड़ रुपए। तीसरे नंबर पर बैंकों में तो मजबूती लगातार है, और नए हाइस पर कारोबार कर रहा शेयर। 1000 रुपए का है इंतजार, रुपए का इंतजार है, लेकिन 999 का नया हाई लगा है आज, ये ध्यान रखिएगा। और कंपाउंडिंग कितना बड़ा फैक्टर होता है ऐसे एस्टैब्लिश्ड बैंक में, इतने क्रेडिबल बैंक में सरकार का हाथ है। अगर आप देखें तो पिछले 25 सालों में एसबीआई ने करीब 6500% का रिटर्न दिया। इसमें बहुत सारे डिविडेंड, बोनस इश्यूज, तमाम एडजस्टमेंट होंगे, लेकिन 6500% इतना जोरदार रिटर्न
25% 25 सालों में SBI ने दिया है। तो एक ज़बरदस्त रफ्तार दिखी। हमारे साथ अविनाश गोरक्षकर साहब भी है। अविनाश जी, SBI फंडामेंटली कितना स्ट्रॉन्ग काउंटर है, क्या यहाँ से भी खरीदारी के मौके हैं, क्या राय है आपकी तरफ से सर? देखिए, डेफिनेटली SBI की अगर हम बात करें तो कंट्री की जो इकोनॉमी है उसको क्लियरली SBI रिफ्लेक्ट करता है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो ग्रोथ SBI में दिखता है वो बेसिकली इंडिया का ग्रोथ है। तो मुझे लगता है कि देखिए, अगर नजरिया आपका 2 साल के ऊपर का है तो मैं समझता हूँ कि ये जो 9.25 लाख करोड़ का जो मार्केट कैप है इसमें अच्छी बढ़त अभी भी पॉसिबल है, क्योंकि देखिए कोर बिजनेस तो बहुत अच्छी तरह से ग्रो कर ही रहा है। उसके बाद वैल्यू अनलॉकिंग के लिए भी बहुत जगह है। इनफैक्ट इनके पास काफी ऐसे सब्सिडरीज है जो बहुत प्रॉफिटेबल है, और जहां पे हमको लगता है कि वैल्यू अनलॉकिंग होगी तो थोड़ा सा और मार्केट कैप बढ़ने की पॉसिबिलिटी रहेगी। मेरे ख्याल से जो रिटेल निवेशक है इसको SIP के पॉइंट ऑफ व्यू से धीरे धीरे स्टॉक को एक्यूमुलेट करना चाहिए। ठीक है, आज तो बहुत ही अच्छा दिन है जहाँ पे निफ्टी 300 पॉइंट बढ़ चुका है। तो ऐसे दिन पे तो जो हाई अल्फा वाले बीटा वाले काउंटर्स है वो तो बढ़ेंगे ही। बट मेरा मानना है SBI में अगर आपको एक्यूमुलेट करना है एज अ पोर्टफोलियो चॉइस तो आई थिंक एक SIP आप अगले साल 2 साल करिए। मुझे लगता है ग्रोथ पोटेंशियल आगे भी बहुत ही अच्छा रहने की पॉसिबिलिटी रहेगी। जबरदस्त ग्रोथ की संभावनाएं हैं। यहाँ हिंदुस्तान के ग्रोथ का इंडिकेटर है। अगर हिंदुस्तान की ग्रोथ बढ़ेगी तो उसके साथ साथ SBI की भी ग्रोथ बढ़ेगी। तो एक ज़बरदस्त रैली यहाँ पर देखने को मिली है अब तक भी। चलिए अपने दूसरे मेहमान कुणाल परार जी का भी स्वागत करते हैं। कुणाल जी, आपसे शुरुआत करते हैं अब क्लोजिंग ट्रेड्स की। आप क्लोजिंग ट्रेड्स में आज आप क्या सलाह दे रहे हैं? यहाँ पे बढ़िया मोमेंटम का एक्सपेक्टेशन हम रख सकते हैं। सबसे पहला जो है वो TVS मोटर है। TVS मोटर के चार्ट की बात करें तो बहुत बढ़िया लेवल पे TVS मोटर है। कंटिन्यूसली लगातार स्टॉक उसका 200 डेज मूविंग एवरेज के सपोर्ट के साथ, इतना ही नहीं, उसका जो प्रीवियस बॉटम था उसका ही सपोर्ट स्टॉक ने लिया हुआ है। तो एक अच्छी खासी मोमेंटम का एक्सपेक्टेशन हम TVS मोटर में रख सकते हैं। फिलहाल TVS मोटर 3532 चल रहा है। हमने जब दिया था तो 3510 के अराउंड था। अगर कोई भी गिरावट आती है 3510 3520 तक तो खरीदारी करके चलने की सलाह है। 3420 का हम यहाँ पे ऐसे मेंटेन करके चलेंगे। और यहाँ पे मैं टारगेट एक बार रिवाइज करके चलने की सलाह दूंगा, क्योंकि जब हमने दिया था तो वो 3510 चल रहा था। तो जो टारगेट अभी यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा वो पहला टारगेट हमारा होगा तकरीबन 3615 का 3615। और 3615 अगर ब्रेक हुआ तो 3750 तक के भी टारगेट आपको यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। एंड दूसरा जो स्टॉक है वो है ग्रासिम। आप देखिए ग्रासिम में बहुत बढ़िया अच्छी मोमेंटम हमें देखने को मिल रही है। स्टॉक लगातार उसका जो प्रीवियस सपोर्ट है वो सपोर्ट के साथ स्टॉक घूम रहा है। तो यहाँ पे ग्रासिम खरीदारी करके चलने की सलाह है। 2740 के अराउंड ये स्टॉक ट्रेड हो रहा है। रेशनल लेवल पे खरीदारी करके चलने की सलाह है 2680 के SL के साथ। टारगेट की बात कर लेते हैं तो जिस हिसाब से यहाँ पे स्टॉक मूव कर रहा है, पहला टारगेट हमें यहाँ पे 2780 का देखने को मिल सकता है। 2780 उसका रिसेंट टॉप भी है। जैसे ये टॉप ब्रेक होता है आपको 2850 तक के भी टारगेट स्टॉक दिखा सकता है। यानी कि जो गैप स्टॉक ने बनाई थी वो गैप भी यहाँ पे फील हो सकती है। तो TVS मोटर ग्रासिम दोनों यहाँ से खरीदारी करके चलने की सलाह रहेगी। ठीक है, TVS मोटर और ग्रासिम ये दो शेयर खरीदने की सलाह है। और आज जो सारे के सारे सौदे हमारे एक्सपर्ट्स की तरफ से आएंगे ना वो तेजी के ही आएंगे। आज आपको मंदी का शेयर मिलेगा नहीं। और देखिए ये होता है कि जब बाजार जब तेजी का होता है ना तो हमारे जो एक्सपर्ट्स होते हैं उनके भी आवाज में एक अलग सी खनक होती है, एक अलग सी चमक होती है चेहरे पर, और वो कुणाल जी के चेहरे पर भी दिखाई दे रही है। बढ़िया बढ़िया टारगेट्स हैं आप देखिए TVS मोटर के लिए और ग्रासिम के लिए। और तमाम ऐसे शेयर हैं जहां पर आज बाजार में आपको शानदार मजबूती दिखाई देगी। उनमें से एक शेयर है नेटको फार्मा का। नेटको फार्मा लगातार 3 दिन से गिर रहा था। इनके चेन्नई यूनिट को लेकर कुछ नेगेटिव खबरें आई थी और 3 दिन में जितना गिरा आज उससे कहीं ज्यादा एक दिन में नेटको फार्मा ने कमाकर दे दिया है। एक बढ़िया स्ट्रक्चर इसका तो है ही, लेकिन आज की तेजी की वजह क्या है जरा ये समझ लेते हैं विस्तार से। विश्वमोहन के पास है इसकी डिटेल्स। विश्वमोहन बताइए क्या रीजन है आज के इस अपमूव के? देखिए 3 दिन जैसा आप कह रहे थे उस कमजोरी के अलावा अगर इस एक साल में भी देखें तो करीब करीब 35% की गिरावट इस स्टॉक में आई थी। और अभी जो 3 दिनों की गिरावट थी उसके पीछे जो 17 नवंबर और 21 नवंबर को जो USFDA की जो जांच हुई थी कंपनी के जो API मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है चेन्नई के मनाली में, वहाँ पर जो जांच हुई थी तो वहाँ पे कुछ ऑब्जर्वेशंस पाए गए थे। हालांकि अब कंपनी की तरफ से सफाई आई है कि जो ऑब्जर्वेशंस थे ये प्रोसीजरल थे,
इस तरह की प्रक्रिया होती है और उसे ठीक किया जाएगा। और जो गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस होती है, कंपनी उसका पूरा पालन कर रही है, और जो ग्लोबल स्टैंडर्ड की क्वालिटी वाले जो प्रोडक्ट चाहिए वो उस तरह के प्रोडक्ट कंपनी बनाने में लगातार इस तरह के प्रोडक्ट पे काम करती रहती है। तो ये चिंता की बात नहीं है, और यही एक बड़ी वजह है। दूसरी वजह यह है कि कंपनी के जो वैल्यूएशंस है वो काफ़ी लुक्रेटिव हो गए हैं। 9.71 के आसपास का पी है, प्राइस टू अर्निंग रेशियो, जो काफ़ी लुक्रेटिव कंपनी को बनाता है। इंडस्ट्री और अपने कॉम्पिटिटर के मुकाबले काफ़ी बेहतर दिख रहा है, सस्ता दिख रहा है। प्राइस टू वीक वैल्यू भी देखे तो 1.96 पर ये ट्रेड कर रहा है। तो ये दोनों पैरामीटर पे ये फिट बैठती है। बाकी टेक्निकल पैरामीटर भी देखे, RSI वगैरह भी देखे, उस हिसाब से भी ये स्टॉक काफ़ी सस्ता नजर आ रहा है। तो वैल्यूएशन के पैरामीटर पे मैनेजमेंट की जो कमेंट्री आई है और जो दिक्कतें USFDA ने रेज किया था, उस दिक्कतों को भी कंपनी ठीक कर रही है। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो आज सपोर्ट कर रही है। और कंपनी का जो पोर्टफोलियो है वो भी काफ़ी डाइवर्सिफाइड है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे कंपनी ब्रांडेड फार्मास्यूटिकल्स में है ही, स्पेशलिटी फार्मा बनाती है, API बनाती है, और क्रॉप प्रोटेक्शन के लिए भी प्रोडक्ट बनाती है। तो इनका जो पोर्टफोलियो है काफ़ी डाइवर्सिफाइड है, ये भी एक वजह है, और अच्छे वैल्यूएशन पे मिल रहा है। लेकिन चलिए अपने मेहमान से भी पूछ लेते हैं। गौरव जी, आपको कैसा दिख रहा है? ये तो कुछ बात हुई न्यूज़ बेस्ड और जो हमारी रिपोर्ट के आधार पर, लेकिन आप बताइए, आप एक एक्सपर्ट राय दीजिए कि नैटको फार्मा में यहां से क्या करना चाहिए। विष्णु जी, बहुत ही शानदार फॉर्मेशन है, बहुत ही बढ़िया कमबैक है। लगभग 10% से ऊपर 11% की तेजी अभी इस शेयर में आई हुई है। मल्टीफोल्ड वॉल्यूम आ चुके हैं इसके अंदर अपने एवरेज 30-डे वॉल्यूम के कंपैरिजन में। बहुत बढ़िया लग रहा है। 940, 980 और 1025, ये 3 टारगेट्स मैं दूंगा, रेंजिंग फ्रॉम 15 डेज टू अराउंड 2 to 3 months। अच्छा निवेश की पोजिशनिंग है। वैल्यूएशंस आर प्रीटी चीप, काफी सस्ते वैल्यूएशंस पे शेयर मिल रहा है कंसिस्टेंटली। इसका टॉप लाइन और बॉटम लाइन के अंदर एक रीजनेबल ग्रोथ दिखाई दे रही है। आई थिंक इट इज ऑल सेट फॉर अ फ्रेश अप मूव। बाय की सलाह रहेगी करंट लेवल्स पे। की सलाह, इतनी तेजी के बाद भी इनको लग रहा है कि प्रॉस्पेक्ट है और भी ये तेजी एक्सटेंड हो सकती है। करंट लेवल पर भी आप नैटको फार्मा बाई कर सकते हैं। चलिए, अब वक्त हो चुका है हमारे अगले सेगमेंट का, ऑप्शंस के चैंपियन का। और एंजल वन के राजेश भोसले साहब है। राजेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। बताइए सर, ऑप्शंस में आपको आज कहाँ मौके मिल रहे हैं? देखिए, आज मिड कैप स्पेस में काफी अच्छी ट्रैक्शन दिखाई दे रहा है। तो इस स्पेस में से उनो मिंडा काफी अच्छा लग रहा है। अगर आप इसका डेली चार्ट देखें तो डेली चार्ट में प्राइस एंड वॉल्यूम ब्रेकआउट है, एक डायमंड पैटर्न ब्रेकआउट है, एंड यहाँ से एक स्ट्रॉन्ग मूव एक्सपेक्टेड है। तो उनो मिंडा का 1340 का कॉल ऑप्शन बाय करना है, या अराउंड 41 के आसपास ट्रेड कर रहा है। 31 के स्टॉप लॉस से बाय करना है फॉर द टारगेट्स ऑफ 61। इसका जो लॉट साइज है 550 का है। तो जो मैक्सिमम रिस्क एज पर ट्रेड सेटअप होगा वो होगा 5500 का, एंड जो टारगेट हम यहाँ से एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो होंगे 11000 के। यूनो मिंडा में 1340 के स्ट्राइक की कॉल खरीदनी है, 41 के आसपास इसका टारगेट है 61 का, और इसके प्रीमियम के लिए स्टॉप लॉस आपको लगाना है 31 का। शुक्रिया राजेश जी, आपने वक्त निकाला और ऑप्शंस की एक रणनीति बता दे। लेकिन चलिए, ऑप्शंस में से जुड़े हुए जो डिस्क्लेमर हैं जो सेबी की तरफ से जारी किए गए हैं कि एफएनओ ट्रेडिंग में 10 में से 9 लोगों को, यानी 90% लोग नुकसान करते हैं, और हर ट्रेडर को औसतन 1 लाख रुपए का नुकसान होता है। घाटा होने के बाद भी आपको 28% ट्रांजैक्शन के तौर पर खर्च करने होते हैं, और मुनाफा भी अगर हुआ तो भी आपको 15 से 50% तक ट्रांजैक्शन के तौर पर देने होते हैं। चलिए, वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद ऐसे ही कुछ और इंटरेस्टिंग आइडियाज, बेहतरीन स्टॉक्स आपके लिए लेकर आएंगे। जल्द लौटते हैं। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है क्लोजिंग कॉल में। बाजार की तेजी है कायम, निफ्टी है करीब 325 अंकों ऊपर। निफ्टी बैंक की बात करें तो निफ्टी बैंक में मतलब जो तेजी है ना वो उससे टस से मस नहीं हो रहा है। 650 अंकों की तेजी है तो है, उसमें कोई गिरावट नहीं। 59,500 के आसपास निफ्टी बैंक को हम देख रहे हैं, और एडवांस डिक्लाइन का रेशियो काफी अच्छा है। 740 शेयर कमजोर हैं, तो 2100 सवा 2100 शेयर आज हम देख रहे हैं कि मजबूती के साथ आपको कारोबार करते हुए दिखाई देंगे। एक शेयर जो थोड़ा लगाड़ रहा है, हालांकि हम उम्मीद उससे ये करते हैं कि उड़ान भरे, वो है इंटर ग्लोबल एविएशन का। 2.25% की तेजी आज के सत्र में तो हो रही है।
में भी थोड़ा सा पिछड़ रहा था शेयर। एयरक्राफ्ट खरीदने के लिए अपनी सब्सिडरी में पैसे भी डालने जा रहे हैं, 7,000 करोड़ रुपए के आसपास की। क्रूड थोड़ा सा नीचे आया, ये भी एक अच्छा फैक्टर है। कुणाल जी, आपसे राय इंटरग्लोब एविएशन पर 5,905 का आज का हाई बनाया इसने। इंटरग्लोब एविएशन क्या संकेत दे रहा है, क्या बाइंग करनी चाहिए इसमें? वेल डेफिनेटली अभिषेक जी, बाइंग करके चलना चाहिए। जो संकेत है वो उड़ान की ही है। 5,900 के अराउंड ये स्टॉक ट्रेड हो रहा है और लाइकली चांसेस है आने वाले दिनों में बढ़िया सी मोमेंटम हमें इस स्टॉक में देखने को मिल सकती है। व्यू डेफिनेटली पॉजिटिव साइड का है। प्रेशर लेवल से खरीदारी करके चलिए। ऐसे थोड़ा सा लंबा आएगा 5,000। एक्सेल की बात करें तो 5,670 5670 के अराउंड का हमारा यहाँ पे एक्सेल बैठेगा। टारगेट की बात कर लेते हैं तो 6,080 पहला टारगेट है और 6,080 जिस दिन ब्रेक होगा, यानी कि जो गैप उसने बनाई थी, जिस दिन ये गैप फिल होगी आपको वन वे डायरेक्शन में 6,400 तक के भी लेवल ये स्टॉक दिखाने के लिए रेडी हो जाएगा। सो डेफिनेटली यहाँ पे खरीदारी करके चलने की सलाह रहेगी इंडिगो में। ठीक है, इंडिगो में ये राय आपके लिए। एक और शेयर जरा स्क्रीन पर लेकर आइए। थोड़ा सा वीक रहा है ये पीएनबी हाउसिंग का, एक रेंज में रहा है। आज शुरुआत भी हमने देखा कि काफी शांत की थी, लेकिन अब ये है डे हाई पर करीब 4-4.25% के आसपास की तेजी पीएनबी हाउसिंग के शेयर में। गौरव जी, पीएनबी हाउसिंग वैसे अगर देखा जाए फंडामेंटली तो मतलब वैल्यूएशन वगैरह इसके अच्छे दिखाई देंगे। अब ये रेट कट की उम्मीदें बढ़ रही हैं तो हाउसिंग फाइनेंस वाले भी शेयर थोड़े से एक्शन में आएंगे। क्या इसमें हफ्ते 10 दिन के लिए बाइंग करनी चाहिए? क्या टारगेट्स होंगे आपके? अभिषेक जी, पीएनबी हाउसिंग का शेयर वैसे अन्यथा अच्छा चल रहा था। ये नीजर रिएक्शन इसमें आया था इनके सीईओ के रेजिग्नेशन की खबर पे, और उसके बाद अच्छा खासा करेक्ट किया और अब कंसोलिडेट करता हुआ अभी भी उन लेवल से नीचे ही ट्रेड कर रहा है। तो यस, वैल्यूएशंस आर गुड, फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स आर इवन बेटर। थोड़ा लंबे समय का व्यू रखना बेहतर रहेगा, लगभग 4 से 6 महीने, क्योंकि ये क्विक मूविंग स्टॉक नहीं है। ये थोड़ा टाइम लगाता है। आज जरूर 4% का मूव है, बट आई एम नॉट रियली श्योर कि इसी तरीके का मोमेंटम ये स्टॉक कंटिन्यू कर पाएगा या नहीं। 940-950 की रेंज में रेजिस्टेंस नजर आ रहे हैं, वहां तक की चाल तो फिलहाल मुझे आती दिखाई दे रही है। एक बार वो लेवल सरपास होगा तो एक फर्दर अपमूव टुवर्ड्स 980 एंड 1000 जोन की तरफ बनाएगा ये शेयर। ठीक है, 980,000 रुपए तक ये शेयर भी जा सकता है। फिलहाल 900 रुपए के पार निकला है। अच्छी तेजी आज के सत्र में पीएनबी हाउसिंग में। आईटी में भी आज मोमेंटम ठीक है, और आईटी में आज मेरी विशेष नजर है इन्फोसिस के शेयर पर, क्योंकि आज है बायबैक का इनका आखिरी दिन। 20 तारीख को इनका बायबैक खुला, 20 से 26 तारीख तक, 26 तारीख आज है। और अच्छा 1550, यानी कि जो रिकॉर्ड डेट थी बायबैक के लिए उसी भाव के आसपास फिलहाल इन्फोसिस का शेयर आपको दिखाई देगा। और यहां से भी जो प्रीमियम है बायबैक में, यानी कि 1,800 रुपए अगर आप देखेंगे तो 250 रुपए का प्रीमियम। बस दिक्कत यह है कि अब कितने शेयर एक्सेप्ट होते हैं, टैक्स के इम्प्लीकेशन भी पहले के मुकाबले अब चेंज हो गए हैं। अविनाश जी, आपसे राय, आखिरी मौका अब बचा है इन्फोसिस के बायबैक में पार्टिसिपेट करने के लिए, आपकी राय क्या होगी सर? मैं आई थिंक अभिषेक, जैसे आपने कहा कि देखिए अभी जो टैक्सेशन रूल्स बदले हैं, मोटा मोटी देखिए 250 रुपया पूरा गेन नहीं होगा, क्योंकि टैक्सेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से रिटर्न थोड़ा कम आएगा। बट डेफिनेटली आई थिंक जिनके पास शेयर है वो एक बार तो अपने शेयर टेंडर करे। मुझे लगता है कि बायबैक के बाद जिस प्रकार की ट्रेजेक्टरी आएगी, बिकॉज कम से कम 1 या 2 क्वार्टर लगेगी, क्योंकि अनुमान है कि दिसंबर और मार्च का जो क्वार्टर परफॉर्मेंस आएगा वो डेफिनेटली उम्मीद से काफी बेहतर होना चाहिए। और अगर नंबर्स अर्निंग्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंप्रूव होते हैं, मार्जिन इंप्रूव होते हैं, तो मुझे लगता है कि ये जो 1550 का जो रेट है जो अभी ट्रेड कर रहा है इन्फोसिस, डेफिनेटली एक अच्छा एंट्री पॉइंट हो सकता है। क्योंकि आईटी में हमने देखा है कि बहुत ही निचले लेवल से आई थिंक पिटाने के बाद अभी कुछ अप ट्रेंड शुरू हो चुका है। Q2 के नंबर्स भी काफी कंपनीज के इंक्लूडिंग इन्फोसिस, अगर आप कोफॉर्ज और HCL टेक के देखें तो नंबर्स आर बेटर देन एक्सपेक्टेशन। तो डेफिनेटली एट 1550 डेफिनेटली इसमें कोई डाउनसाइड रिस्क लग नहीं रहा है, और डेफिनेटली आपको एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड मिल सकता है। लेकिन बायबैक के पॉइंट ऑफ व्यू से प्योरली जिसका जो भी टैक्स रेट स्लैब है उसके हिसाब से उनको वो रिटर्न्स मिलेंगे। जिसका टैक्स स्लैब कम है उसको ऑब्वियसली रिटर्न्स बायबैक से, अगर उनके शेयर एक्सेप्ट होते हैं तो थोड़ा ज्यादा रिटर्न मिलेगा।
कि बायबैक के प्रोसीड को ना आपके डिविडेंड इनकम अब मान ली जाती है और फिर आपको उसको आय में शामिल कर दिया जाता है। तो आय में शामिल करके मान लीजिए अगर आपका स्लैब 20% वाला है, 30% वाला है और ये बायबैक की कमाई अगर जोड़ दें और उसमें अगर आप चले जाते हैं उस स्लैब में इसके चलते, तब तो ये नेगेटिव चीज़ हो गई। लेकिन अगर आपका कोई टैक्स इम्प्लीकेशन नहीं है, मतलब 12 लाख रुपए तक का जो एक छूट है सरकार की तरफ से, तो आप उसके बारे में विचार कर सकते हैं। तो इसमें बिल्कुल वही है, केस टू केस बेसिस पर ये डिफर करता है और उसके बाद ये देखना होगा कि कितने शेयर एक्सेप्ट होते हैं, नहीं होते हैं। तो अगर आपको लंबी अवधि का निवेशक है तो आप बने रहिए इन्फोसिस में। यहाँ से भी शेयर के लिए जो प्रोस्पेक्ट है वो थोड़े से बेटर साइड पर नजर आ रहे हैं और यूएस का रेट कट आता है तो निश्चित तौर पर पूरे आईटी सेक्टर के लिए एक ये पॉजिटिव भी होगा। इन्फोसिस पर ये व्यू। चलिए एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, यहाँ पर ब्रेक के बाद लौटेंगे तो 3 बजे तक अब तक बाजार में क्या हुआ है इसकी पूरी रूपरेखा समझेंगे। एक चेक लेंगे मार्केट एट 3 में, आप जाएगा नहीं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं क्लोजिंग कॉल्स। बाजार की मजबूती बनी हुई है और एक जबरदस्त तेजी आज के सत्र में बाजार में दिख रही है। आज सपोर्ट वाले स्टॉक्स की अगर बात करें तो आज सपोर्ट मिला है मेटल से, सरकारी बैंकों से, आईटी से और 315 अंकों की मजबूती के साथ 26,200 के ऊपर निफ्टी टिका हुआ है। करीब करीब 675 अंकों से 700 अंकों से ज़्यादा की तेजी निफ्टी बैंक में है। 59,540 के करीब निफ्टी बैंक भी ट्रेड कर रहा है। लेकिन चलिए, टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल को लेकर अच्छी खबर है कि कंपनी अपने आइकॉनिक एसयूवी सिएरा को वापस से रिलॉन्च कर रही है। एसयूवी लाने की तैयारी में। हम जानते हैं कि 90s के दशक की एक आइकॉनिक कार थी, टेल्को ने इसे बनाया था और उस समय टाटा मोटर्स टेल्को के नाम से थी। तो ये पहली ऑफ रोड और एसयूवी जो फुली इंडिया में बिल्ट इन कार थी और उसे वापस से अब इसे लाने की तैयारी चल रही है और दिसंबर में इसकी बुकिंग भी शुरू हो जाएगी। इसका पूरा जायजा लिया हमारे सहयोगी सृष्टि शर्मा ने। आइए वो आपको दिखा देते हैं। टाटा मोटर्स सिएरा फाइनली भारत में लॉन्च हो गई है, जिसकी शुरुआती कीमत मात्र 11.5 लाख सेट की है। जी हाँ, इस प्राइस रेंज में काफी एग्रेसिव प्राइसिंग मानी जाएगी क्योंकि फीचर हैवी गाड़ी कंपनी ने बनाई है। 35 साल के वेट के बाद जो है टाटा मोटर्स सिएरा फिर से भारतीय बाजारों में उतरेगी और इस गाड़ी में पुरानी सिएरा से डिजाइन रिलेटेड फीचर्स जो है वो आपको काफी मैच करते हुए दिखेंगे। बट अगर आप अंदर और इसके अन्य फीचर्स की बात करें तो वहां पर एक बड़ा डिफरेंशिएशन फैक्टर है, जहां पर ट्रिपल इंफोटेनमेंट स्क्रीन मिलती है आपको, साथ ही साथ ADAS लेवल 2 और इसके अलावा ढेर सारे रिच फीचर्स कंपनी ने इस गाड़ी में देने की कोशिश की है। 3 डीजल इंजन ऑप्शंस यानी 3 इंजन ऑप्शंस के साथ ये गाड़ी आती है। एक आपको मिलता है 1.5 लीटर का डीजल इंजन, साथ ही साथ टर्बो पेट्रोल इंजन और एक कन्वेंशनल पेट्रोल इंजन की ऑफरिंग्स के साथ फिलहाल ये सिएरा गाड़ी 6 कलर वेरिएंट्स में आपको भारतीय बाजारों में दिखेगी। अब इसकी जो बुकिंग है वो लगभग 16 दिसंबर से चालू होगी और जनवरी में डिलीवरीज होती हुई नजर आएंगी। इस गाड़ी को लेकर एक्साइटमेंट भरपूर है, पर जिस प्राइस रेंज में ये गाड़ी कंपनी ने लॉन्च की है वो काफी एग्रेसिव है क्योंकि बाकी अन्य कंपनीज को कंपटीशन जरूर दे देगी ये सिएरा। चाहे आप Hyundai की क्रेटा की बात कर लें, मारुति की ग्रैंड विटारा या फिर किया की सेल्टॉस, तो ऐसी गाड़ियों को टक्कर देने के लिए जरूर आप सिएरा को देख सकते हैं। जी हाँ, अभी तो फिलहाल कम से कम आइस की ऑफरिंग्स आपको दिखी हैं, पर अगले वित्तीय वर्ष में ईवी की लॉन्च भी करती हुई नजर आएगी टाटा मोटर्स। ये कंपनी ने कंफर्म जरूर किया है और एनालिस्ट के मुताबिक ये गाड़ी टाटा मोटर्स के इंडिया बिजनेस में धमाल जरूर मचा सकती है क्योंकि कंपनी ने कंफर्म भी किया है कि ये इंट्रोडक्टरी प्राइसिंग सिर्फ नहीं है, कहीं ना कहीं ये जो शुरुआती कीमत है वो थोड़ी टाइम के लिए स्टेबल रहेगी और इसके बाद जो टॉप एंड के प्राइसिंग है वो कंपनी जल्द बताएगी। आपको 15 लाख रुपए के नीचे 11.5 लाख से ही शुरुआत है। आपको एक आइकॉनिक अपने समय की 90s के दशक की आइकॉनिक कार आपको मिल रही है एसयूवी और इससे जो अपने बाकी कॉम्पिटिटर्स हैं इस रेंज में उससे काफ़ी बेहतर दिख रहा है और इसलिए टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल पर ब्रोकरेज की जो अब जो रिपोर्ट आ रही है वो काफ़ी पॉजिटिव आ रही है। नोमुरा की राय देखिए, न्यूट्रल रेटिंग उन्होंने दी है और लक्ष्य को
₹395 दिया है। इसके अलावा एमके ग्लोबल ने भी एड रेटिंग बरकरार रखी है, ₹400 का उनका लक्ष्य है और कहा जा रहा है कि वॉल्यूम ग्रोथ इनके लिए एक बड़ा ड्राइवर हो सकता है। चलिए टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल पर एक राय ले लेते हैं। अमरदेव सिंह जी हैं हमारे साथ। अमरदेव जी, आपको टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल पर आपकी राय क्या है? टाटा मोटर्स जो है पैसेंजर व्हीकल जो कंपनी है, इसमें एक मेजर हम लोगों ने करेक्शन देखा था प्राइसेस में। ऑलमोस्ट 50% की करेक्शन रही है और अभी भी फिलहाल एक बाउंस बैक तो हालांकि हमें देखने को मिल रहा है, बट मोर और लेस जो इसके जो मॉडल्स आ रहे हैं वो किस तरह से परफॉर्म करते हैं और इन्वेस्टर्स का भी जो कॉन्फिडेंस है वो कंपैरेटिवली इज नॉट दैट प्रोमिनेंट। बट ये जरूर है कि इतने करेक्शन के बाद एक पुल बैक हमें देखने को मिल सकती है, बट मोर और लेस फ्रॉम अ ट्रेंड पर्सपेक्टिव टिल द टाइम 380-400 के ऊपर सस्टेन नहीं करता है, मैं ये बोल सकता हूं कि स्टॉक एक कंसोलिडेशन मोड में ट्रेड कर सकता है, मोड में रह सकता है। 380-400 के ऊपर अगर निकलता है फिर बड़ी तेजी की उम्मीद बन सकती है। चलिए आप अपना पिक, अमरदेव जी आप अपना पिक बता दीजिए। आज क्लोजिंग ट्रेड्स आपकी तरफ से क्या हैं? तो दो स्टॉक्स के बारे में मैं बात करूंगा। पहला तो आरबीएल बैंक है फ्रॉम द बैंकिंग स्पेस। तो आरबीएल बैंक में एक अच्छी मूवमेंट हम लोगों ने देखी है, एक रैली फ्रॉम ऑलमोस्ट 200, 180, 200 लेवल से 300, 315 के आसपास फिलहाल ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। तो ओवरऑल जो ट्रेंड है वो काफी स्ट्रांग और पॉजिटिव, ना सिर्फ प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, पब्लिक पीएसयू बैंक्स में भी बहुत अच्छी खासी तेजी देखने को मिली है। तो आरबीएल बैंक में मैं ये मानता हूं इसमें फर्दर अपसाइड शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव से देखी जा सकती है टुवर्ड्स 339 के लेवल्स के लिए फॉर एन विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 297। और दूसरा जो स्टॉक है वो फ्रॉम द पीएसयू स्पेस है बीएचईएल। तो बीएचईएल में भी हम लोगों ने काफी अच्छी एक रैली देखी है फ्रॉम ऑलमोस्ट 220, 230 लेवल्स, अभी 280 के 290 के आसपास फिलहाल ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। इसमें कंसोलिडेशन जरूर हुआ है कुछ दिनों से, बट जो इसका ट्रेंड है वो काफी स्ट्रांग और पॉजिटिव है फ्रॉम एन इंटरमीडिएट टर्म पर्सपेक्टिव, लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव। तो इस स्टॉक पे भी नजर रखी जा सकती है बाइंग एट द करंट लेवल्स फॉर एन अपसाइड टारगेट ऑफ 307 एंड अ स्टॉप लॉस ऑफ 270। तो बीएचईएल ये आज पूरे दिन में तीसरी बार कोई एक्सपर्ट आपके लिए बता रहे हैं और बुलिश है लगातार, यानी कन्विक्शन यहाँ पर और भी ज़्यादा आपका भी बढ़ जाएगा। और साथ ही दूसरी कॉल आरबीएल बैंक को लेकर है। अमरदेव जी की सलाह। अमरदेव जी एक सलाह नायका पे भी चाहिए। यहाँ पर एक अच्छी रैली के बाद कह सकते हैं इस साल का अगर मार्च में जो लो लगा था वहाँ से करीब 75% से ज़्यादा की तेज़ी दिखी थी, लेकिन वहाँ से एफएसएन ई कॉमर्स आज 2% से ज़्यादा आज कमज़ोर दिख रहा है। हालांकि अभी भी 20 डे जो डीएमए है, ईएमए है, उसके ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। क्या आज की गिरावट को कैसे देखें इस स्टॉक्स में? क्या वापस से रिकवरी जो तेजी का दौर चल रहा है ये जारी रह सकता है क्या? देखिए एक चीज बहुत क्लियर है नायका में कि जो रैली इधर हुई थी वो रैली कहीं ना कहीं अभी थमती हुई, रुकती हुई दिख रही है। हालांकि यदि मैं लॉन्ग टर्म चार्ट्स देखूं, इंटरमीडिएट टर्म ट्रेंड देखूं तो वो पॉजिटिव है। शॉर्ट टर्म में जरूर मोमेंटम एक लॉस हमें देखने को मिल रहा है, लेकिन यदि मैं लॉन्गर टर्म चार्ट्स देखूं, क्वार्टरली चार्ट्स देखूं, तो ये सब पे जो रीसेंट हाई बना है 273 का, मतलब 270 से 275 एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जोन ऑफ रेजिस्टेंस मैं बोलूंगा स्टॉक के लिए है। कोई मेजर रैली 275 के ऊपर ही होगी और यदि उसकी 275 के ऊपर सस्टेन करता है देन इट कैन हिट टुवर्ड्स द 300, 320 लेवल्स। तो 275 का लेवल जरूर एक वॉच आउट करना चाहिए। ऑन द डाउन साइड जो है इमीडिएट सपोर्ट स्टॉक का 245, 250 लेवल्स पे है। ठीक है, नायका को लेकर ये भी हो गया। कंजम्पशन स्पेस से एक और कंपनी जरा स्क्रीन पर लेकर आइए और जहां पर हम देख रहे हैं कि काफी अच्छी तेजी बनी है और शेयर का नाम है वरुण बेवरेजेस। हालांकि बहुत ज्यादा ऐसे कोई पैसे कमा के दिए नहीं है, लेकिन आज ये लौटा है एक्शन में और वायदा के सबसे ज्यादा जो चढ़ने वाले शेयर हैं उनमें ये भी शामिल है। महीने भर पहले करीब करीब अविनाश जी खबर आई थी कि ये अल्कोहलिक बेवरेजेस में उतर रहे हैं। अफ्रीका में कास्बर्ग का डिस्ट्रीब्यूशन करेगी कंपनी। थोड़ी तेजी बनी, फिर से वो फिजल आउट हो गई। क्यों नहीं चल पा रही कंपनी ये? प्रॉब्लम आपको सर कहां पर दिख रही है? क्या वैल्यूएशंस इसके थोड़े हाई हैं?
देखिए अभिषेक, ये कंपनी का जो बिजनेस है ये बेसिकली कोल्ड बेवरेजेस बनाती है जो ज्यादातर गर्मियों के सीजन में ज्यादा चलता है। इस बार सभी को पता होगा कि बारिश लंबी चली और गर्मियों का सीजन इतना तेजी से नहीं चला, तो आई थिंक कोला का जो बिजनेस होता है वो ज्यादातर जनवरी टू जून, ये एक ऐसा पीरियड होता है जब सबसे ज्यादा आपको रेवेन्यू मिलता है। आपको सेकंड हाफ में भी रेवेन्यू आता है, इनके इंटरनेशनल ऑपरेशंस भी है। और मुझे लगता है कि ये कंपनी का जो परफॉर्मेंस है वो अभी आपको अगले साल के सीजन के लिए वेट करना पड़ेगा। अगले साल जब नया समर सीजन शुरू होगा तभी आपको एक अच्छा ग्रोथ ट्रैक्शन देखने को मिलेगा। रही बात मुझे लगता है कि इनके जो इंटरनेशनल ऑपरेशंस है अफ्रीका में, तो वो ऑलरेडी स्नैकिंग बिजनेस में है। अभी अल्कोहलिक बेवरेजेस में ये कितना स्केल अप करते हैं, अपॉर्चुनिटी कौन से ब्रांड्स को ये प्लान कर रहे हैं, ये मेरे ख्याल से अभी तक पूरी तरह से क्लियरिटी मिली नहीं है। लेकिन डेफिनेटली मुझे लगता है Q3 के बाद मैनेजमेंट क्लियरली ये सब प्लान्स के बारे में इन्वेस्टर्स को बता देंगे, तो उसके बाद मेरे ख्याल से थोड़ी सी और क्लियरिटी आएगी। बट मुझे लगता है कि आज बाजार का मूड अच्छा है। ओवरऑल जो बेवरेजेस और FMCG सेक्टर है उसको इसी में क्लासिफाई किया जाता है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से जिनको लंबी अवधि के लिए पैसा लगाना है, मेरे ख्याल से आपको एक बात याद रखनी चाहिए कि शेयर तभी खरीदिए जब शेयर में कोई ट्रिगर या कोई एक्शन नहीं होता है, क्योंकि जब भी खबर आती है उसके बाद तो शेयर चली जाते हैं। तो मुझे लगता है अच्छा लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चरल बेट है, बट थोड़ा समय यहाँ पे आपको देना पड़ेगा, इसमें कोई डाउट नहीं। ठीक है, लंबी अवधि के लिए बढ़िया एक सौदा हो सकता है, लेकिन समय देना पड़ेगा। मुश्किल की बात यह है कि जिन्होंने इसको होल्ड किया है लॉन्ग टर्म में, इस साल भी लगभग 28% ये शेयर अभी भी नीचे है रीसेंट तेजी के बाद भी। तो वरुण बेवरेजेस अगर आपने अब तक समय दे रखा है तो फिर थोड़ा और दे दीजिए, नई बाइंग चाहे तो इसमें अवॉइड कर सकते हैं। कुछ और शेयरों के बारे में जरा व्यू लेते हैं जहां पर हम देख रहे हैं कि थोड़ा सा माहौल अच्छा बन रहा है। अमरदेव जी, गुड आफ्टरनून। आज हम देख रहे हैं कि जो OMCs हैं, BPCL, HPCL, IOC, उनमें अच्छी तेजी बनी है। हालांकि अगर हम देख रहे हैं कि जो प्योर रिफाइनिंग वाली कंपनीज हैं, जिसमें कि MRPL हो गया, MRPL में आज थोड़ी सी नरमी है। और ऐसी खबरें आ रही हैं कि क्रूड का भाव यहां से और नीचे आ सकता है, क्योंकि रशिया और यूक्रेन के बीच में सीज फायर के लिए, ट्रूस के लिए अमेरिका कोशिशें कर रहा है। देखते हैं क्या होता है, उसमें सप्लाई थोड़ी बढ़ जाएगी। आप जरा बताइए कि ये OMCs में यहां से आप और तेजी देख रहे हैं, और अगर हाँ तो कोई शेयर ऐसा है जो क्वालिफाई करता हो पूरे सीरीज में रखने के लिए? थोड़ी लंबी सीरीज है ये। ओवरऑल यदि मैं बात करूं तो BPCL पर्टिकुलरली जो है वो लॉन्गर टर्म चार्ट्स पे अभी भी काफी स्ट्रांग है। हालांकि इसमें हम लोगों ने करेक्शन फ्रॉम ऑलमोस्ट 380 385 लेवल से देखा टुवर्ड्स 360, और आज एक अच्छी पुल बैक हमें देखने को मिल रही है। तो यदि मैं इसे लॉन्गर टर्म चार्ट्स पे देखूं तो ट्रेंड स्ट्रांग है, और इस स्टॉक में जो भी रिसेंट जो लो बना है वो एक इंपॉर्टेंट जोन ऑफ सपोर्ट है, दैट वाज अराउंड 353। तो 350 का अच्छा सपोर्ट है। अपसाइड में ये जरूर है कि टुवर्ड्स 380 385 कैपिंग रह सकती है, और कुछ फ्रेश ट्रिगर पे ही ये जो स्टॉक है उसके ऊपर ट्रेड करेगा, बिकॉज वो टेक्निकली एक बहुत इंपॉर्टेंट जोन ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, BPCL और बाकी अन्य ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को लेकर ये व्यू हो गया। लेकिन एक और शेयर है, क्योंकि आज चढ़ने वाले शेयरों की संख्या बड़ी, मतलब आपको अच्छी दिखेगी कि बाजार जब निफ्टी जब 300 के ऊपर हो तो। पेटीएम हमने देखा था कि चलने के बाद ऊपरी स्तरों से करीब करीब 100 रुपये सस्ता हो गया था, लेकिन फिर से थोड़ी स्टीम लौटती हुई दिखाई दे रही है पेटीएम में। आज करीब 3% के आसपास की तेजी है, इनफैक्ट 3.25% की है। ये तेजी क्यों हो रही है 197 कम्युनिकेशंस यानी कि पेटीएम में, ये जरा समझते हैं। हमारी सहयोगी मिताली जैन हमारे साथ जुड़ गई है। मिताली, बताइए क्या रीजन है और क्या ट्रिगर्स बन रहे हैं पेटीएम के लिए? जी, आज ICICI सिक्योरिटीज़ की जो अपसाइड आई है उसके बाद पेटीएम में काफ़ी तेज़ी देखने को मिल रही है। दरअसल ब्रोकरेज ने जो टारगेट प्राइस है वो 1450 रुपये कर दिया है। पहले उनका टारगेट प्राइस सेट था 1250 रुपये। अब उन्हें 17% और ज़्यादा पोटेंशियल नज़र आ रही है कंपनी में। और ICICI सिक्योरिटीज़ का कहना है कि कंपनी की अर्निंग्स विजिबिलिटी उन्हें काफ़ी स्ट्रॉन्ग लग रही है। पेटीएम का जो GMV ग्रोथ आउटलुक है वो भी काफ़ी मजबूत लग रहा है। करीबन 23% का यहाँ पे केगर FY25 से FY28 तक, चाहे पहले जो रेगुलेटरी डिस्ट्रप्शन है उस
भी यहाँ पे कंपनी में नज़र आ रहा है। ब्रोकरेज के मुताबिक पेटीएम के जो नेट पेमेंट मार्जिन है वहाँ पे भी इम्प्रूवमेंट दिख रहा है, क्योंकि जो उनका प्रोडक्ट मिक्स है वो अभी काफ़ी ज़्यादा बेहतर होता नज़र आ रहा है, जैसे कि क्रेडिट कार्ड्स, EMI प्रोडक्ट्स और हायर MDR ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस ऑनलाइन मर्चेंट्स के थ्रू। पेटीएम की फाइनेंशियल सर्विसेज सेगमेंट में भी काफ़ी तेज़ी से स्केलेबिलिटी देखने को मिल रही है, स्पेशली जो मर्चेंट लोन्स है वहाँ बहुत अच्छा ट्रैक्शन नज़र आ रहा है। इसके साथ ही पोस्टपेड का जो रीलॉन्च कंपनी ने किया है वो भी कंपनी के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी लेकर आता है, जो कि कंज्यूमर क्रेडिट सेगमेंट के लिए रिवाइवल के लिए काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव नज़र आएगा। वही कंपनी जो है वो AI का भी यूज़ कर रही है अपनी कॉस्ट एफिशिएंसीज, जो कॉस्ट लगती है उसको कम करने में और प्रॉफिटेबिलिटी को इम्प्रूव करने में। साथ ही पेटीएम के पास अभी लगभग 13,100 करोड़ रुपए का हेल्दी कैश बैलेंस भी मौजूद है, जो कंपनी के एक्सपेंशन के लिए काफ़ी ज़्यादा उनको सपोर्ट करता हुआ नज़र आएगा। हालांकि ब्रोकरेज का कहना है कि रेगुलेटरी रिस्क भी अभी काफ़ी बने हुए हैं, स्पेशली जो उनका लोन डिस्ट्रीब्यूशन और UPI लिंक्ड बिजनेस सेगमेंट है वहाँ पर। लेकिन कुल मिलाकर ICICI सिक्योरिटीज़ पेमेंट्स पे ओवरऑल जो उनका ग्रोथ आउटलुक है उस पर काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव नज़र आ रहे हैं, और उसके कारण उन्होंने जो टारगेट प्राइस है वो भी कंपनी में बढ़ा दिया है, जिसके कारण आज के सत्र में हमें काफ़ी तेज़ी देखने को मिल रही है कंपनी में। मिताली, बहुत शुक्रिया आपका ये सारी की सारी जानकारी देने के लिए। तो कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन पर भी कंपनी फोकस कर रही है AI को इम्प्लीमेंट करके। अच्छा, जो भी कंपनीज AI का सहारा ले रही हैं, हमने देखा है कि थोड़ी थोड़ी बाइंग लौटी है। हालांकि प्योर AI प्ले अभी इंडिया में कम है, लेकिन जो उसका इस्तेमाल कर रही हैं उनके लिए निश्चित तौर पर थोड़ा कॉस्ट सेविंग वाला एक प्रोसेस हो सकता है। पेटीएम को लेकर अविनाश जी, आपकी क्या राय होगी? बहुत ही जबरदस्त हमने इसमें रनअप देखा, 6 महीने में करीब करीब ये शेयर 1.5 गुना हो गया। हालांकि अभी भी अपनी जो IPO प्राइस है 2150 रुपया, बहुत सारे लोग अभी ऐसे होंगे जो वेट कर रहे होंगे कि वो भाव कब आएगा। सर, कोई अंदाजा कब तक आ जाएगा? नहीं, आई थिंक देखिए अभिषेक जी, वो भाव आने के लिए टाइम लगेगा, बट मेरे ख्याल से देखिए अभी जो करंट सिनारियो है इसमें कोई डाउट नहीं कि कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन हो चुका है। कंपनी ने ये भी कहा है कि AI से रिलेटेड थोड़े से खर्चे कम करेंगे, स्केलेबिलिटी बढ़ाएंगे। तो मेरे ख्याल से देखिए अगले 1-2 क्वार्टर में बिजनेस कैसे ग्रो करता है, मार्जिन कैसे इंप्रूव होते हैं, इसका मेरे ख्याल से सबका एक व्यू पॉइंट होगा, और मुझे लगता है कि तीसरी तिमाही काफी इंपॉर्टेंट रहेगी। तो ओवरऑल मुझे लगता है कि जिनके पास है वो होल्ड करे। मेरे ख्याल से फ्रेश बाइंग हम अभी नहीं सजेस्ट करेंगे, क्योंकि नेचुरल लेवल से स्टॉक काफी चल चुका है। और दूसरी बात अभिषेक जी, मैं बताना चाहता हूँ कि एक दो कंपनीज अभी ऑलरेडी AI में इंडिया में लिस्ट हो चुकी है। मेरे ख्याल से एक्सेल सॉफ्टेक नाम की कंपनी है जो प्योरली AI प्ले है, तो वो मेरे ख्याल से अभी इंडिया में पहली कंपनी होगी। और फ्रैक्टल एनालिटिक्स, ये बहुत ही बड़ी कंपनी है, इसका भी IPO शायद दिसंबर में आने वाला है। तो बहुत जल्द इंडिया में भी AI फोकस्ड वाली कंपनियां भी आएंगी, जहां पे इंटरेस्ट इन्वेस्टर्स ने काफी दिखाया है। ओके, तो चलिए ये पेटीएम को लेकर राय है, लेकिन फार्मा स्टॉक्स पे नज़र डालना जरूरी है। अमरदेव सिंह जी, आपसे मैं राय लूँगा। सन फार्मा देखिए, और आज का जो फॉर्मेशन है वो दिख रहा है कि यहाँ पर गोल्डन क्रॉसओवर बन रहा है, जो 50 डे मूविंग एवरेज 200 DMA के ऊपर निकल रहा है, तो ये तेज़ी के संकेत होते हैं। इसके अलावा हाल में हमने इसी तरह के फॉर्मेशन बनते हुए देखे थे डिवीज लैब में और अरविंदो फार्मा में। इन तीनों स्टॉक्स को लेकर क्या राय है? क्या यहाँ से तेजी और आपको आगे दिख रही है क्या? देखिए, सबसे पहले मैं सन फार्मा के बारे में बात करूं तो सन फार्मा में एक वाकई अच्छी तेजी तो हम लोगों ने देखी, और रिसेंटली फ्रॉम ऑलमोस्ट 1550 1560 लेवल से 1800 लेवल्स पे फिलहाल ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। और मैं ये मानता हूं कि जो लॉन्गर टर्म ट्रेंड है वो काफी स्ट्रांग और पॉजिटिव है सन फार्मा के लिए। तो इसमें एक लेवल है जहां से ये स्टॉक मतलब एक सेलिंग प्रेशर हमें देखने को मिलती है, वो 1850 लेवल्स है। वो लेवल काफी इंपॉर्टेंट है, 1850 1860 का जोन। उसके ऊपर सस्टेन करता है, देन इट कैन रैली टुवर्ड्स 1950 2000 लेवल्स। और जो आपने दूसरा स्टॉक कहा डिवीज, यदि मैं डिवीज लेबोरेटरीज देखूं तो उसमें फिलहाल एक जो कंसोलिडेशन, जिस टाइप की तेजी हमें सन फार्मा में देखने को मिल रही है, वैसी तेजी भी फिलहाल डिवीज लैब में नहीं है। यहाँ एक कंसोलिडेशन फेज फिलहाल स्टॉक में चल रहा है, और मैं ये मानता हूं कि ये स्टॉक फिलहाल कंसोलिडेट करेगा बिटवीन 6200 एंड 6800 लेवल्स। तो मोर फ्रॉम अ ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव ये ठीक है, बट ट्रेंड जो है इसका लॉन्ग टर्म ट्रेंड में काफी वीकनेस आई है डिवीज लेबोरेटरीज।
ये राय फार्मा स्टॉक्स में, डीवीज में उस तरह की तेजी नहीं दिख रही। सन फार्मा आपको लग रहा है कि संभावनाएं हैं कि 2000 तक भी यहां पर जाने की उम्मीद करनी चाहिए। कुछ और स्टॉक्स पे चर्चा कर लेते हैं जहां पर अच्छी तेजी के साथ। टाटा पावर पर एक राय चाहिए। अविनाश जी, टाटा पावर का फंडामेंटल क्या लग रहा है टाटा पावर में सर? ये टाटा पावर जनरेशन की बात करें तो वो बहुत ही स्टेबल प्लेयर है, और जिस प्रकार से अभी इनका फोकस रिन्यूएबल में भी आ रहा है, मेरे ख्याल से अगले साल दैट इज FY27 तक इनके पास थर्मल एज वेल एज रिन्यूएबल ये काफी अच्छी कैपेसिटी बनेगी। मेरे ख्याल से देखिए, स्टॉक अभी कंसोलिडेट हो रहा है। अगर आपका नजरिया 12 से 15 महीने का है तो पावर सेक्टर में हालांकि अभी थोड़ा सा मार्केट का इंटरेस्ट निकल चुका है, बट फंडामेंटल्स अभी भी अच्छे हैं और मुझे लगता है कि सेकंड हाफ कंपनी के लिए काफी अच्छा रहेगा। तो आई थिंक ओवरऑल पोर्टफोलियो कैंडिडेट है। अगर किसी को खरीदना है तो मेरे ख्याल से थोड़े थोड़े अवधि में SIP भी कर सकते हैं, लेकिन नजरिया 12 से 15 महीना रखना जरूरी है। से 15 महीना आपको देना पड़ेगा। लेकिन मारुति सुजुकी, हम ऑटो स्टॉक्स पे काफ़ी चर्चा कर भी रहे हैं, हमने टाटा मोटर्स वगैरह के पीछे चर्चा कर ली, लेकिन मारुति भी देखिए अपने पिछले कुछ समय के जो अंडर परफॉर्मेंस था उसको यहाँ पे सरपास करता दिख रहा है और बेहतर आज के सत्र में अच्छी तेजी दिख रही है। क्या अमरदेव सिंह जी, आपकी राय क्या है मारुति को लेकर? मारुति ने वाकई बहुत सॉलिड परफॉर्मेंस दी है और इस साल ऑलमोस्ट 50% की रैली हमें इस स्टॉक में देखने को मिली है ईयर टिल डेट। और यदि मैं इसे चार्ट्स पे देखूं, लॉन्ग टर्म चार्ट्स पे देखूं, तो ट्रेंड काफी स्ट्रांग है। हालांकि शॉर्ट टर्म में जरूर हम लोगों ने कंसोलिडेशन देखा है फ्रॉम 16,500 लेवल से 15,500, तो ये 1000 पॉइंट्स की जो एक रेंज है उसमें फिलहाल ये स्टॉक ट्रेड करता हुआ दिख रहा है, बट इसका जो लॉन्ग टर्म ट्रेंड है वो स्टिल पॉजिटिव और इंटैक्ट है। इस लेवल पे एंट्री करना थोड़ा सा मतलब रिस्क रिवॉर्ड रेशियो माइट नॉट बी दैट फेवरेबल, बट इनके पास पोजीशंस है, दे कैन डेफिनेटली होल्ड ऑन टू। जो रिसेंट क्लोज है 15,500, उसके नीचे का स्टॉप लॉस रख सकते हैं। 16,500 के ऊपर सस्टेन करता है, देन इट कैन विटनेस अ रैली टुवर्ड्स 16,800, 17,000 लेवल्स। इट्स वेरी स्ट्रांग ऑन द लॉन्ग टर्म चार्ट्स। लॉन्ग टर्म चार्ट पे काफ़ी मजबूत है। इन्वेस्टमेंट का नज़रिया है तो आप होल्ड भी करें और नई खरीदारी भी करें अगर लंबी अवधि का नज़रिया है। एक और स्टॉक है जहां पे आज नया हाई लगा है, वो है MCX का। क्यों ये स्टॉक लगातार तेजी के मोड पे हैं और क्या कुछ डिटेल्स है ये समझते हैं अभिषेक से। अभिषेक, MCX लगातार नया हाई लगा रहा है, आज तो 10,300 के करीब पहुंच चुका है। क्यों ये तेजी आई है और आगे के लिए क्या रिपोर्ट निकल के आ रही है? बिशमोन, जबरदस्त तेजी है MCX की तो, और 10,000 ही सिर्फ पार नहीं किया, आप बता रहे 10,300 पर पहुंच गया, यानी कि महीने भर में अब ये शेयर जो है करीब 10% ये चल गया है नए रिकॉर्ड पर। तो वही देखिए, बड़ा ट्रिगर यही है कि कुछ नए प्रोडक्ट्स कंपनी ने लॉन्च किए और सोने चांदी में जो वॉल्यूम रहा है तूफानी तेजी के चलते वो बहुत ज्यादा रहा है और उससे सपोर्ट मिला है। सितंबर तिमाही के जो नतीजे आए थे वो भी काफी दमदार आए थे। आय में मुनाफा दोनों में 29% का उछाल था। एबिटा में काफी हमने हेल्दी ग्रोथ देखी थी और जो टर्नओवर है वो लगातार बढ़ रहा है। हम देख रहे हैं कि अगर पिछले साल से तुलना करें तो वो बढ़ के हो गया है 4 लाख करोड़ रुपए का MCX का, और लगातार नए मेंबर कंपनी जोड़ रही है, जो ये दिखा रहा है कि कमोडिटीज को लेकर जो ट्रेडर्स हैं उनका कन्विक्शन कितना ज्यादा है। और तमाम मेटल्स में एग्री में हमने बढ़िया मूव इस साल में देखे हैं। जो Q2 में जो नए प्रोडक्ट कंपनी ने लॉन्च किए हैं, सिल्वर कॉन्ट्रैक्ट के मंथली ऑप्शंस लॉन्च किए, इलायची और निकेल में नए फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट लॉन्च किए कंपनी ने, और MCX बुलडेक्स इंडेक्स ऑप्शंस भी उन्होंने लॉन्च किया। तो ये कुछ प्रोडक्ट लॉन्च हैं जिसके चलते वॉल्यूम बढ़ा और कन्विक्शन भी बढ़ा है कमोडिटीज को लेकर। UBS काफी बुलिश है। रिपोर्ट थोड़ी सी पुरानी है लेकिन मैं जिक्र करना चाहूंगा क्योंकि इनकी खरीदारी की राय कायम है, और पहले उन्होंने 10,000 के टारगेट दिए थे, उसको बढ़ा के इन्होंने 12,000 ऑलरेडी कर दिया था, और आज हम देख रहे हैं कि 10,000 तो पार कर ही गया और अब 12,000 की तरफ कदम बढ़ा भी देगा। MCX जैसी की रफ्तार से लग रही है। EPS अनुमान भी FY26 और 27 के लिए 27% और 23% बढ़ाया है। तो ब्रोकरेजेस बुलिश है। महीने भर में 10%, साल भर की बात करें तो शेयर ये 70% चल गया है। तो बेहतरीन तेजी, नए प्रोडक्ट लॉन्चेस और गोल्ड सिल्वर की जो तूफानी रैली रही है उससे सपोर्ट मिला है। बीच में टेक्निकल ग्लिचेस की खबरें भी आई हैं, लेकिन अब 1-2 सत्र में थोड़ा सा हो सकता है इंपैक्ट आया होगा, अदरवाइज तो मोमेंटम बहुत तगड़ा है। इस पर जरा एक व्यू भी ले लेते हैं अविनाश जी। तमाम प्लेटफॉर्म स्टॉक्स में हम हाल फिलहाल देख रहे हैं कि बढ़िया रौनक बनती हुई दिखाई दे रही है। आप जरा MCX पर भी व्यू दीजिएगा
और ये मार्केट प्लेटफॉर्म वाले शेयरों को लेकर आपका व्यू क्या है? क्योंकि देखिए सर, यहां से मार्केट तो बढ़ने वाला है, जो एक कॉमन सेंस कहता है, फ्यूचर तो अच्छा लग रहा है, तो लॉन्ग टर्म के लिए क्या अभी भी बेट कर सकते हैं? ये बात तो जो प्लेटफॉर्म बिजनेस होते हैं उसमें स्केलेबिलिटी बहुत तेजी से बहुत छोटे समय में होती है, और उसीलिए M6 ऐसा शेयर जो मार्केट मोनोपोली कमांड करता है, वो डेफिनेटली इसके प्राइस में ही वो एक्शन दिख रहा है। मेरे ख्याल से देखिए, वैल्यूएशन डेफिनेटली फेयर टू एक्सपेंसिव है, बट अगर आपका नजरिया कम से कम 2 साल के ऊपर का है तो डेफिनेटली ये एक एन्युटी बिजनेस वाला प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे बिजनेस होता रहेगा। और जिस प्रकार से नए प्रोडक्ट्स M6 ने लॉन्च किए हैं, इससे वॉल्यूम और टर्नओवर और भी बढ़ने की अपेक्षा रहेगी। दूसरे जो प्लेटफॉर्म बिजनेसेस है, जैसे कि कैपिटल मार्केट में जो रजिस्ट्रार वाली कंपनीज है, जो डीमैट वाली कंपनीज है, वहां पे भी आपको फोकस करना चाहिए, क्योंकि देखिए बाजार जब चलेगा तब ये इंटरमीडिएट्स भी पैसा बनाएंगे। इनफैक्ट NSDL का काउंटर हमको काफी अच्छा लग रहा है। आई मीन प्लेटफॉर्म बिजनेस ही है जो बेसिकली स्केल अप होने के लिए बहुत अच्छी तरह से पोजीशनड है। और इक्विटी मार्केट में जिस प्रकार से अभी एक्शन हो रहा है, मेरे ख्याल से जो भी एक्शन इक्विटी में होगा उसका कहीं ना कहीं इम्पैक्ट डीमैट और रजिस्ट्रार कंपनीज पे भी होगा। तो आई थिंक प्लेटफॉर्म कंपनीज, आपने सही कहा कि डेफिनेटली फ्रॉम अ इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू लंबी अवधि के लिए अच्छे पोर्टफोलियो कैंडिडेट बन सकते हैं। ठीक है, ये राय आपके लिए होगी प्लेटफॉर्म स्टॉक्स पर। और आप NSDL को भी देखिए, करीब 1.5% ऊपर ये आपको कारोबार करता हुआ दिखाई देगा। कोशिश करते हैं कि 1-2 शेयर ना और ज़रा समझे जाएं अमरदेव जी से, जहां पर आप BTST करके जा सकते हैं, क्योंकि आज तो तूफानी तेजी है। ये भी हो सकता है कि ऊपरी स्तरों पर थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग आए। 700 अंक ऊपर है निफ्टी बैंक इस वक्त, और 59,500 के ऊपर जाकर टिक भी रहा है, इसके ऊपर क्लोजिंग देने के लिए तैयार दिख रहा है। अमरदेव जी, कोई और शेयर जो आप BTST के लिहाज से रेकमेंड करना चाहेंगे? बैंकिंग में कोई शेयर चुने क्या? देखिए, बैंकिंग स्टॉक्स में तो रैली अच्छी रही है, तो उसमें मैंने RBL बैंक का एक एग्जांपल दिया था। और इसके अलावा यदि मैं देखूं तो ICICI बैंक कंसोलिडेशन के बाद एक अच्छी मूव हमें देखने को आज मिल रही है। तो मैं ये मानता हूं कि ICICI बैंक में एक अच्छी रैली बन सकती है। एक ही लेवल है 1385 का, 1385 1400 के ऊपर सस्टेन करता है, तो इसमें रैली 5 to 10% की रैली हमें देखने को मिल सकती है। डाउन साइड में 1340 1350 क्रूशियल सपोर्ट है ICICI बैंक। ऐसी बैंक को लेकर ये राय है। एक स्टॉक आज कमजोर दिख रहा है, IGL का डेरिवेटिव का स्टॉक है, 2.5% की कमजोरी दिख रही है। अमरदेव सिंह जी, IGL को लेकर आपकी क्या राय है? यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन भी करते दिख रहे हैं आज। हाँ, देखिए, IGL में ओवरऑल ये स्टॉक काफी कंसोलिडेशन में ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। मतलब मेजर करेक्शन भी नहीं हुई है, लेकिन 220 लेवल से 195 के बीच में ही फिलहाल ये ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। तो मैं ये मानता हूं कि इसमें कोई ट्रेंड फिलहाल मिसिंग है। तो जब तक ये 215-20 के ऊपर सस्टेन नहीं करता है, तो मैं ये मानता हूं कि ये साइडवेज ही ट्रेड करेगा। ऑन द डाउन साइड ये जरूर है 185-190 काफी क्रूशियल सपोर्ट जोन है। तो जो ट्रेडिंग करना चाहते हैं रेंज प्ले के लिए, उनके लिए स्टॉक अच्छा है। हालांकि इसमें कोई ट्रेंड नहीं है। जो रेंज में प्ले करना चाहते हैं उनके लिए अच्छा है। चलिए हम क्लोजिंग की तरफ बढ़ते हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहेंगे, आप लोगों ने वक्त निकाला, हमारे दर्शकों को गाइड किया आज के बाजार में, और क्लोजिंग ट्रेड्स को लेकर भी आइडियाज दिए। चलिए बाजार को देखें तो आज का जो सत्र है, दमदार सत्र कह सकते हैं। जिस तरह की तेजी आज के सत्र में देखिए, एक जबरदस्त रैली, 300 अंकों से ज्यादा की मजबूती। निफ्टी 50 26,200 के ऊपर बंद होने के लिए तैयार है। 1 मिनट के आसपास का वक्त है। शिखर से देखें तो सिर्फ 70 अंकों की दूरी है 26,277 का। 26,216 का क्लोजिंग हाई था और 26,277 का इंट्राडे हाई था। वो दोनों से महज चंद कदम की दूरी है, और उम्मीद की जा रही है कि अभी भी इस हफ्ते 2 ही सत्र बचे हुए हैं, हो सकता है कि नया हाई देखने को मिले। आज के सत्र की बात करें तो सपोर्ट कहां से मिला था,
तो मेटल स्टॉक जबरदस्त तेजी, जेएसडब्ल्यू स्टील, टाटा स्टील, तमाम ऐसे स्टॉक से जहां शानदार तेजी दिखी। दिग्गजों में एचडीएफसी बैंक, रिलायंस इंडस्ट्रीज जैसे स्टॉक्स थे जहां से बाजार को काफी सपोर्ट मिला। बजाज फिनसर्व, बजाज फिनांस, ये सारी कंपनियां थी जहां अच्छी तेजी आज के सत्र में दिखी है। जियो फाइनेंशियल्स में अच्छी तेजी थी, इंटरग्लोब एविएशन में अच्छी तेजी थी, श्रीराम फाइनेंस में भी अच्छी तेजी थी। आज दबाव का काम चुनिंदा स्टॉक से जहां पर दबाव दिखा, भारतीय एयरटेल ब्लॉक डील वाले खबर से यहाँ पर सिर्फ ये दबाव में था, बाकी ज़्यादातर स्टॉक आज निफ्टी के बढ़ने ही वाले थे। निफ्टी के 50 में से करीब 46 स्टॉक ऐसे थे जो यहाँ पर हरे निशान में बंद हो रहे हैं। तो एक ब्रॉड बेस्ड रैली कह सकते हैं। एडवांस डिक्लाइन भी इसी बात के संकेत दे रहे हैं। आज बढ़ने वाले शेयरों की संख्या 2150 से ज़्यादा है, जबकि गिरने वाले शेयरों की संख्या 740 से भी कम है। यानी जो रैली थी चौतरफा रैली थी और इसमें जो पार्टिसिपेशन था सारे ही सेक्टर से आया। मिड कैप, स्मॉल कैप, ये भी पूरी तरह से पार्टिसिपेट करते नजर आए। एक बार सेक्टर पर भी नजर डाल लेते, कौन से सेक्टर थे जो सबसे ज्यादा आज के सत्र में मजबूत थे। मेटल्स में सबसे ज्यादा चमक थी। मेटल्स के अलावा तेल, गैस, एनर्जी, आईटी, सरकारी बैंक, ये तमाम ऐसे सेक्टर थे जहां पे जबरदस्त तेजी यहां पे देखने को मिली है। इंडिया विक्स देखिए 12 के नीचे आ चुका है, तो ये मजबूती को और भी कन्विंस कर रहा है। यानी जो बुल साइड में है उनको अब चिंता करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। तो आज की जो तेजी है जबरदस्त तेजी के तौर पे देखना चाहिए। निफ्टी के बढ़ने वाले शेयरों की बात कर लें तो जेएसडब्ल्यू स्टील, बजाज फिनसर्व, बजाज फिनांस, जियो फाइनेंशियल, इंटरग्लोब जैसे स्टॉक्स थे जहां पर आज जबरदस्त तेजी दिखी। गिरने वाले शेयरों में भारतीय एयरटेल, अदानी एंटरप्राइजेज, एशर मोटर्स, एसबीआई लाइफ और एशियन पेंट्स में आज के सत्र में दबाव दिखा है। चलिए क्लोजिंग बेल को के साथ ही क्लोजिंग कॉल्स को यहीं समाप्त करेंगे। मुझे और अभिषेक को दीजिए इजाजत। जब ब्रेक के बाद लौटेंगे तो आपके लिए लेकर आएंगे कल की तैयारी। जल्द लौटते हैं।